लिली जब 5 साल की छोटी बच्ची थी तभी मास्टर उसे उजू पर्वत पर लेकर आए। वो उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे और प्यार करते थे, इसीलिए उन्होंने वो सारी चीजें लिली को सिखा दी जो कुछ भी उन्हें आता है, चाहे वो मैजिक करना हो या फिर किसी का इलाज करना हो थी, जिस वजह से मास्टर को काफी प्रॉब्लम झेलना पड़ता और साथ ही अपने कई सारे पसंदीदा खाना को भी सेक्रीफाइस करना पड़ता क्योंकि लिली बहुत ही ज्यादा खाती थी, जिस वजह से मास्टर लिली से बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगे और उन्होंने उसे पहाड़ से नीचे जाकर उसके परिवार के साथ रहने के लिए कह दिया। इसलिए लिली भी अपने प्यारे डॉगी के साथ अपने परिवार से मिलने के लिए चली गई। दूसरी तरफ हम हमारे हीरो को देखते हैं जिसका नाम मिस्टर लू होता है और ये एक बहुत ही बड़ी कंपनी का सीईओ होता है। वो अपने ऑफिस के कुछ काम को कर रहा होता है, तभी उसका असिस्टेंट भागते हुए इसके पास आता है और टीवी ऑन करने के लिए कहता है। जब वो टीवी ऑन करता है तब उसे पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमा जो कि 70 साल की है, उन्होंने कुछ समय पहले ही टिकटॉक पे अपना अकाउंट बनाया और अपने पोते के बारे में बताने लगी कि उनका पोता करोड़पति है और वो उनकी शादी कराना चाहती है। जो भी लड़की उनके पोते से शादी करने के लिए रेडी होगी वो उन्हें अमीर बना देंगी। ऐसी बातें वो सोशल मीडिया पे कर रही होती हैं, जिस वजह से कुछ ही मंथ के अंदर उनके आईडी पे 10 मिलियन फॉलोअर्स आ गए थे। सीईओ को ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी ग्रैंडमा को रोक नहीं पाता है क्योंकि उसकी ग्रैंडमा ने आज से 18 साल पहले अपनी फ्रेंड मू फैमिली की पोती से अपने पोते की शादी फिक्स की थी और तब से ही लू फैमिली मू फैमिली को कई सारी कीमती चीजें एज ए शादी गिफ्ट के तौर पे उन्हें देती आ रहे हैं। सब कुछ सही चल रहा था जब तक कि लास्ट ईयर सीईओ का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। एक्सीडेंट के बाद सीईओ को गंभीर बीमारी हो गई और साथ ही उसकी आधी बॉडी भी पैरालाइज्ड हो गई, जिस वजह से मू फैमिली अब लू फैमिली के साथ कोई भी रिश्ता नहीं चाहता है, जिस वजह से सीईओ की ग्रैंडमा को दूसरी लड़की ढूंढनी पड़ रही है। ग्रैंडमा की हालत देखकर सीईओ डिसाइड करता है कि वो मू फैमिली को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। उन्होंने जितने भी गिफ्ट मू फैमिली को दिए हैं वो सूद समेत सारी चीजें वापस लेकर ही दम लेगा। इसीलिए वो अपने असिस्टेंट के साथ मू फैमिली जाने का डिसाइड करता है। हमारे हीरो के पास भी एक मेल डॉग होता है जो कि उसकी हिफाजत के लिए उसके साथ रखा गया था। कॉल पे बात करते हुए असिस्टेंट सीईओ को कार तक ले जा रहा होता है, लेकिन जैसे उसका ध्यान हटता है उसके हाथ से व्हील चेयर छूट जाता है और वो तेजी से आगे जाने लगता है। उसी समय सामने से एक लॉरी भी आ रही होती है जिसकी स्पीड भी बहुत ही ज्यादा होती है। अब दोनों का ही एक दूसरे के साथ जैसे ही कोशिश करती है और सही समय पे वो सब कुछ बचा लेती है और एक्सीडेंट नहीं होता है। फिर वो सीईओ के पास जाकर उसकी हालत के बारे में पूछती है, लेकिन सीईओ की तो तबियत खराब हो जाती है। ये सारी चीजें देखकर असिस्टेंट तुरंत आता है और उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है, लेकिन वो मना करता है। जैसे ये दोनों उस लड़की को वापस से देखते हैं तब तक लिली वहाँ से जा चुकी होती है। नेक्स्ट हम लिली को उसकी अपनी फैमिली में देखते हैं जो कि मू फैमिली होती है। घर पे उसके पिता, उसकी सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन रूरू भी होती है। लिली को घर वापस देखकर फैमिली वाले लिली को सीईओ से शादी करने के लिए कहते हैं, लेकिन लिली साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं शादी नहीं करने वाली हूँ। पिता को इसका मना करना बदतमीजी लगता है। वहीं सौतेली बहन रूरू अपने पिता को समझाती है कि ये जंगल से आई हुई जंगली लड़की है, इसे अच्छी तरीके से समझाइए पिताजी। फिर वो अपनी बहन को समझाती है। वो कहती है कि वो इस समय मेडिकल की पढ़ाई कर रही है और 20 सेमेस्टर में किसी से शादी कर लेना उसके करियर पे इफेक्ट डाल सकता है, इसलिए वो उसकी जगह शादी कर ले। लेकिन लिली साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या कर रही हो और क्या नहीं कर रही हो। फिर सौतेली माँ भी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लिली कहती है कि आपको 18 साल पहले हुई बात के बारे में याद है। पता चलता है कि 18 साल पहले लिली की ग्रैंडमा और उसकी मॉम मिलकर सीईओ के साथ इसकी शादी को तय की थी, लेकिन उनके दोनों के गुजर जाने के बाद सौतेली माँ ने लिली की जगह पे अपनी बेटी की शादी सीईओ के साथ करने का फैसला किया क्योंकि वो रिच और पावरफुल था। उन्होंने लिली को समझाने की कोशिश की, लेकिन लिली ने साफ साफ मना कर दिया कि उसकी माँ और उसकी ग्रैंडमा चाहती है कि उस लड़के से उसकी शादी हो तो उससे ही उसकी शादी होगी। ये बात सौतेली माँ को अच्छी नहीं लगी और उसी समय उन्होंने अपने हस्बैंड से कह के लिली को उस पहाड़ पे भेज दिया। जिसके बाद उन्होंने लिली की जगह पे अपनी बेटी को रख दिया सीईओ के साथ शादी करने के लिए। लेकिन लास्ट ईयर जब उसका एक्सीडेंट हुआ तब से वो नहीं चाहती थी कि उस लड़के के साथ उनकी बेटी की शादी हो और इसीलिए कुछ टाइम से मू फैमिली शादी की बातों को टालने की कोशिश कर रही थी। और जब अचानक से लिली उनके सामने आ गई तब वो चाहते थे कि अब लिली की शादी उस सीईओ से हो जाए और जितने भी शादी के नाम पे पैसे और चीजें उन्हें मिली हैं वो वापस भी उन्हें करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन लिली तो किसी से भी नहीं डरती है, इसीलिए वो साफ साफ कह देती है कि वो किसी से भी शादी नहीं करेगी। और तभी यहाँ पे सीईओ अपने असिस्टेंट के साथ आ जाता है। सीईओ को देखते ही सभी का रवैया बदल जाता है और वो सीईओ के साथ अच्छी तरीके से बात करते हैं, लेकिन सीईओ डायरेक्टली कह देता है कि वो यहाँ पे शादी तोड़ने के लिए आया है और जितने भी पैसे उन्होंने आज तक इस फैमिली को दिया है वो सब कुछ वो वापस लेना चाहता है। ये सुनकर तो मू फैमिली पूरी तरीके से परेशान हो जाती है क्योंकि शादी के नाम पर उन्होंने आज तक काफी सारी चीजें उस फैमिली से ले ली थी। उसकी शादी सीईओ के साथ हो जाएगी, लेकिन लिली तो सीईओ को देखने के बाद भी अपना रवैया नहीं बदलती है। वो कहती है कि मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। वो सीईओ से कहती है कि तुम ये मत समझना कि तुम पैरालाइज्ड हो इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर रही हूँ। दरअसल तुम बदसूरत हो इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। पहली बार
किसी लड़की ने इस तरीके से सीईओ की बेइज्जती की थी, इसलिए वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या मैं सच में बदसूरत दिखता हूँ। लिली कहती है कि मेरे सीनियर ने मुझसे कहा था कि जब डम्पलिंग गर्म हो तभी खाना चाहिए क्योंकि उसमें ज्यादा मजा आता है। उसी तरीके से आपको एक ताकतवर लड़की से शादी करना चाहिए, ये बेहतर होता है। और तुम तो इतने ज्यादा दुबले पतले हो, तुमसे शादी कौन करेगा। ये सुनकर वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, ठीक है। फिर वो मू फैमिली से सगाई तोड़ते हुए कहता है कि उसने शादी के नाम पे जितने भी पैसे गिफ्ट के तौर पे इन्हें दिए हैं वो पैसे वापस कर दें, जो कि 1 अरब होता है। इतना पैसा सुनकर वहीं मू फैमिली शॉक्ड हो जाती है, लेकिन इससे लिली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे पैसे बहुत ही ज्यादा पसंद होते हैं। इसलिए वो तुरंत सीईओ के पास आती है और उसका रवैया बदल जाता है। वो सीईओ को मस्का लगाने लगती है ताकि वो उसे शादी कर सके। अब सीईओ को भी तो किसी लड़की से शादी करना पड़ता अपनी ग्रैंडमा की वजह से, और ये लड़की उसे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगती है, इसलिए वो शादी का रिश्ता नहीं तोड़ता है और उससे शादी करने का फैसला करता है और कहता है कि अगले दिन मैरिज ऑफिस आ जाए शादी करने के लिए। लिली भी मान जाती है। इसके बाद ये लोग नंबर एक्सचेंज कर रहे होते हैं और जैसे लिली अपना पुराना फोन निकालती है, पुराने फोन को देखकर तो असिस्टेंट और सीईओ दोनों ही दंग रह जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि वो नया फोन ले ले। लिली कहती है कि क्या मैं नए फोन में सांप वाला गेम खेल सकती हूँ। हंसता है और असिस्टेंट को अभी उसे पैसे देने के लिए कहता है। असिस्टेंट भी एक गड्डी पैसे की निकालता है और उसे दे देता है। पैसे देकर लिली बहुत खुश होती है। फिर कहता है कि मैं अपनी दादी को इतना परेशान नहीं देख सकता हूँ, वैसे भी मुझे किसी न किसी लड़की से शादी करना पड़ता और वो लड़की मुझे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी। असिस्टेंट कहता है कि वो मुझे इंटरेस्टिंग नहीं बल्कि गोल्डी गर्ल लग रही थी। जैसे ही उसने इतने सारे पैसे देखे वो हनी करके आपको बुलाने लगी थी। दोनों हंसते हैं, लेकिन तभी सीईओ को खून की खांसी होने लगती है। ये देखकर वो मिस्टर हान के पास कॉल करने की कोशिश करता है, जो कि इनके डॉक्टर थे, लेकिन सीईओ ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि वो मेरा इलाज नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर असिस्टेंट कहता है कि हाँ हमें पता है कि वो आपको पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकते हैं, आपको सिर्फ एक ही पर्सन पूरी तरीके से ठीक कर सकता है। इसी पर्वत का दिव्य डॉक्टर सिर्फ वही है जो आपको पूरी तरीके से ठीक कर सकता है। मैंने सुना है कि वो एक लड़की है और उसने 9 साल की उम्र में अपने सभी कल्टिवेशन को पूरा कर लिया था और उसके जैसा कोई भी नहीं है। असल में जिस दिव्य डॉक्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं वो हमारी हीरोइन ही होती है, लेकिन इन्हें पता नहीं होता है। और मिस्टर मू बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि आज से पहले उनकी इस तरीके से बेइज्जती किसी ने भी नहीं की थी और ये देखकर माँ और बेटी खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि पिताजी अभी उठकर लिली को मारेंगे। और होता भी ऐसा ही है। मिस्टर मू बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं। जब लिली अपने पैसों को काउंट कर रही होती है तब उसके पास आते हैं और उसे मारने की बातें ध्यान से सुन लेती है। अगले दिन सीईओ मैरिज ब्यूरो ऑफिस के सामने लिली का इंतजार कर रहा होता है कि वो कब आएगी। साथ ही में सोच रहा होता है कि कहीं वो लड़की इसे छोड़ के भाग तो नहीं गई है। तभी लिली भागती हुई आती है। जैसे ही सीईओ और असिस्टेंट की नजर उस पे पहुंचती है वो दोनों उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि लिली ने जो पहना होता है, जो उसके कपड़े होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अतरंगे होते हैं। ये सब देखकर सीईओ से कहता है कि तुमने ये अपनी हालत कैसे बना ली है। बेचारी लिली को शहर के फैशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो तो पहाड़ पे ऐसे ही लोगों को तैयार होते हुए देखती थी, इसलिए उसने अपना गेटअप ऐसे कर लिया था। सीईओ अपने असिस्टेंट से टिश्यू मांगता है ताकि वो अपना मेकअप रिमूव कर सके, लेकिन वो तो उसके नजदीक ही चली जाती है, जिस वजह से सीईओ अपने हाथों से इसके मेकअप को रिमूव करता है और उसके बाद ये तीनों अंदर जाते हैं और शादी के लिए फोटोशूट होने लगता है। फोटोग्राफर इनके पोज से सेटिस्फाई नहीं होता है। वो कहता है कि फोटो बहुत ही अजीब आ रही है, अच्छा होगा कि दोनों बैठ जाओ या फिर दोनों खड़े हो जाओ क्योंकि फोटो अच्छे तरीके से नहीं आ रहा है। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है और फिर वो अपने एक ही हाथ से सीईओ को व्हीलचेयर पे बैठने के साथ ही उसी हवा में उठा लेती है और तुरंत फोटोग्राफ्स ले लेता है। कुछ ही देर के अंदर इनकी फोटो भी मिल जाती है। जब ये दोनों बाहर आते हैं तब सीईओ सोच रहा होता है कि कहीं इस लड़की के पास अलौकिक शक्तियां तो नहीं है क्योंकि ये इतनी ज्यादा पावरफुल है। उसे एक पल के लिए ख्याल आता है कि कहीं ये दिव्य डॉक्टर तो नहीं है ना। लिली उसे खोए हुए देखकर उससे पूछती है कि तुम क्या सोच रहे हो। तभी सीईओ से कहता है कि तुम्हारे गुरु कौन है। लिली कहती है कि हमारी शादी हो गई ना, मैं तुम्हें अपने गुरु से जरूर मिलाऊंगी। ये सुनकर सीईओ कहता है कि तुम्हारे गुरु का नाम क्या है। तब वो अपने गुरु का नाम बता देती है। गुरु के बारे में इन दोनों ने नहीं सुना था, लेकिन लिली अपने गुरु के बारे में बताने लगती है कि उसके गुरु कितने ज्यादा अच्छे हैं। उन्होंने हमेशा से ही उसका ख्याल रखा है और जो कुछ भी उसे चाहिए वो सारी चीजें उसे ला कर देते हैं। उन्होंने उसे सब कुछ सिखाया और अपना पसंदीदा लेग पीस भी उसे खाने के लिए दे दिया। उसकी नजर इसके पैरों पे तुम्हें इस तरीके से ले जाना मुश्किल होता है। उसे बुरा लगता है। असिस्टेंट तुरंत लिली को समझाने लगता है कि वो ऐसा ना करे। वो सीईओ के बारे में बताने लगता है कि किस तरीके से एक्सीडेंट की वजह से वो अपना पैर खोस चुका है और वो सही से चल नहीं पाता है। ये सुनकर वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, मैं तुम्हारे पैरों का इलाज कर सकती हूँ। ये उससे कहते हैं कि क्या ये दिव्य डॉक्टर है। अब इसे भी नहीं पता था कि लोग इसे दिव्य डॉक्टर कह के बुलाते थे, इसलिए वो कहती है कि नहीं, मैं दिव्य डॉक्टर के बारे में नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं इसके पैरों की प्रॉब्लम को पूरी तरीके से ठीक कर सकती हूँ क्योंकि ये मेरे लिए छोटी सी बात है। तो इसकी बातें सुनकर मुस्कुराता है और फिर तीनों घर चले जाते हैं। घर जाने पे लिली को सीईओ का घर बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। इसके बाद सीईओ नौकरों से कह के लिली को उसके कमरे में ले जाने के लिए कहता है, लेकिन लिली मना करती है और कहती है कि क्या हम दोनों साथ में नहीं रहेंगे, और फिर वो उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। कमरे में आने के बाद लिली उसे ट्रीट करने के लिए उसके पैंट उतारने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इससे सीईओ कुछ गलत समझ लेता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। लिली कहती है कि तुम ही तो ऐसा चाहते थे। उधर दूसरी तरफ दरवाजे की बाहर से सीईओ के पिता गुजर रहे होते हैं, जो कि इन दोनों की बातें सुन लेते हैं और वो इनकी बातें सुनकर ऐसा सोच लेते हैं कि ये दोनों दिन के उजाले में ही एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड
एक्सप्लेन कर रहे हैं। वेल इधर तो लिली उसके पैरों का ट्रीट कर रही होती है और उसके पैरों पे जोर जोर से मार के उसे पूछ रही होती है कि क्या उसे महसूस हो रहा है। वो काफी देर तक उसके पैरों पे अपने हाथों से मारती रहती और उसे पूछती रहती कि क्या उसे कुछ महसूस हो रहा है, लेकिन सीओ को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। ये सब देखकर लिली डिसाइड करती है कि फाइनली वो कपड़ा हटाकर ये देखेगी कहाँ से पैर खराब हो गए हैं और कहाँ तक उसकी बॉडी ठीक तरीके से काम करती है। लेकिन ऐसा करते करते वो थोड़ी पर्सनल जगह पे पहुंच जाती है। ये देखकर सीओ उसे अपने आप से दूर करता है और कहता है कि तुम्हें मुझे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। लिली उसे छेड़ते हुए कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें इतना गहरा नहीं चेक करूंगी, बस अपने हाथ मुझे दे दो। फिर वो उसके पल्स को चेक करती है और उसके बाद अपनी एक्यूपेंचर की चीजें निकालती है और फिर वो उसमें से एक एक करके सीओ के पैर में सुइयां चुभने लगती है। उसे ऐसा करते हुए सीओ बड़े ही प्यार से देख रहा होता है। थोड़ी देर के अंदर लिली अपना काफी समय बाद सीओ को दर्द का एहसास होता है, जिस वजह से वो काफी खुश होता है। उसे ऐसा लगता है कि सच में वो ठीक हो गया है, इसीलिए वो अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश करता है। वो बिना किसी सपोर्ट की पहली बार पैरों पे खड़ा हो जाता है, लेकिन जैसे वो अपना कदम बढ़ाता है मसल अच्छे तरीके से काम नहीं करती है और वो नीचे गिर जाता है। लिली उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन सीओ गुस्से से उसे अपने आप से दूर कर देता है। फिर उसे ऐसा एहसास होता है कि वो गलत सोच रहा था, वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता है, इसलिए वो अपने आप को ब्लेम कर रहा होता है और साथ ही लिली से भी कह रहा होता है कि वो उसका ट्रीटमेंट ना करे क्योंकि वो कभी भी ठीक ही नहीं हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे लिली उसकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है और कहती है कि देखो, तुम काफी समय से अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे थे, आज कितनी टाइम बाद तुम अपने पैरों पे बिना किसी सपोर्ट के खड़े हो गए थे। ये तुम्हारे ठीक होने की निशानी है। अगर मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करती रहूं तो 1 महीने के अंदर तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे। लिली की बातें सुनकर सीओ ऐसा सोचने लगता है कि लिली जब इतना कुछ कर सकती है तो इसके मास्टर और भी ज्यादा इसे पावरफुल होंगे, मुझे उनसे मिलना चाहिए क्योंकि वो मुझे जल्द से जल्द ठीक कर देंगे। इसलिए वो लिली से कहते हैं कि मैं तुम्हारे मास्टर से मिलना चाहता हूँ। लिली कहती है कि ठीक है और फिर वो अपने मास्टर के पास कॉल लगाती है, लेकिन मास्टर उसके कॉल को रिसीव नहीं कर रहे होते हैं। लिली सीओ को बताती है कि मेरे मास्टर को खेती करना बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसलिए शायद वो फोन को घर पे ही रखकर खेती करने चले गए होंगे। ये बात सुनकर सीओ फिर से अपसेट हो जाता है। लिली जब उसे इस तरीके से देखती है तब वो अपने मास्टर से मिलने का प्लान बनाने लगती है और तभी उन्हें बाहर से आवाज आती है, जिस वजह से वो कमरे से बाहर आते हैं, जहाँ पे वो लोग देख रहे होते हैं कि सीओ के पिता ने पूरे घर को शादी के थीम से डेकोरेट कर दिया होता है और इन दोनों की शादी भी वो पुराने तरीकों से कर देती है। रात होने पे सीओ लिली का घूंघट हटाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लिली उससे पहले ही अपना घूंघट हटा देती है और शादी के कुछ नियम उसे समझाने लगती है जिसे उसने फोन से सीखा था। वो बताती है कि शादी के बाद सीओ की पूरी सैलरी अब से लिली की होगी और जिस तरीके से वो रूड बनकर अब उसके सामने रहता है उसे ये नेचर भी छोड़ना पड़ेगा। साथ ही सीओ को लिली को हर दिन लाखों पैसे देने होंगे ताकि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। फिर वो अपना आखिरी नियम बताती है कि उसे हर दिन मीट चाहिए, किस तरीके के मीट चाहिए वो भी उसे बताने लगती है। इसकी बातें सुनकर सीओ कहता है कि इतने सारे तो शादी के नियम नहीं होते हैं, लगता है कि 2-3 नियम तुमने अपने खुद से ही जोड़ दिए हैं। फिर वो मन में सोचता है कि उसकी वाइफ लालची तो है लेकिन बहुत ही ज्यादा क्यूट भी है। वह सभी शर्त के लिए मान जाता है। रात में जब वो सो रहे होते हैं तब सोने से पहले लिली एक बार फिर से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देती है। जहाँ पे ट्रीटमेंट में दर्द हो रहा होता है इसलिए वो उसके पास से गुजरती है और टेबल पे रखे हुए टॉवल को उठाती है और उसके मुंह में डाल देती है ताकि दर्द होने पे वो ज्यादा जोर से चीखे ना। इसकी ये बेरुखी देखकर सीओ सोचता है कि शायद जो मैंने रूल एंड रेगुलेशन उसे बताए थे इस वजह से वो थोड़ी अपसेट हो गई है। सीओ ने शादी से रिलेटेड कुछ अपने भी रूल एंड रेगुलेशन लिली को बताए थे। उसने कहा था कि बिना उसके मर्जी के लिली उसके पास नहीं आ सकती है। ये सुनकर वो उसे कहती है कि क्या तुम्हारे अंदर कोई कमी है जिस वजह से तुम मुझे अपने पास नहीं आने दे रहे हो। ये सुनकर वो उसे कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बिना मेरी मर्जी के तुम्हें मेरे पास नहीं आना है। वो मान जाती है। सीओ फिर अपना दूसरा रूल उसे बताता है और कहता है कि तुम्हारे प्यारी सी डॉगी को हमारे साथ इस कमरे में नहीं रहना है। ये सुनकर लिली कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारा डॉगी भी तो इसी रूम में रहता है ना। सीओ कहता है कि नहीं, उसका अपना कमरा है और वो चाहे तो तुम्हारी डॉगी भी उस कमरे में रह सकती है, हमारे कमरे में उसे रहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लिली की डॉगी भौंकने लगती है और बताती है कि उसे दूसरे कमरे में नहीं रहना है। फिर सीओ अपना तीसरा रूल बताता है। वो कहता है कि तुम मेरे पैसे यूज कर सकती हो, लेकिन हर दिन तुम्हें मुझे बताना होगा तुम पैसे कहाँ पे यूज कर रही हो और किस लिए यूज कर रही हो, ताकि तुम फालतू खर्च ना कर सको। और इसके बाद दोनों पिंकी प्रॉमिस कर लेती हैं। अब उस समय जो सीओ ने बात कहा था कि लिली उसके पास नहीं आनी चाहिए, इस वजह से लिली थोड़ी सी अपसेट थी और उसके साथ थोड़ी बेरुखी से पेश आ रही थी और उसके ट्रीटमेंट में जानबूझकर उसे दर्द भी दे रही थी। फिर वो उसे समझाती है कि तुम्हारा ट्रीटमेंट खत्म हो गया है, आगे से तुम अपना एक्सरसाइज स्टार्ट कर देना ताकि तुम अच्छी तरीके से चल सको। ये सुनकर वो काफी खुश होता है। फिर दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह जब लिली की आंखें खुलती है तब नौकर उसके लिए काफी सारे सुंदर कपड़े लेकर आए होते हैं और काफी महंगी ज्वेलरी भी लाए और उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ नीलामी में लेकर जाना चाहता हूँ, इसलिए रेडी हो जाओ। तब यहाँ पे नौकरानी भी आ जाती है और सीओ को उसके पैरों पे खड़े हुए देख कर चौंक जाती है। प्लान नहीं करता है, वो नौकरानी से कहता है कि वो लिली को अच्छी तरीके से तैयार करा दे।
लिली रेडी होते टाइम बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही होती है, जिस वजह से सीओ उससे पूरी तरीके से इम्प्रेस हो जाता है। अब अगले सीन में हम उस नीलामी का सीन देखते हैं जिसे ली फैमिली ने ऑर्गेनाइज किया था। यहाँ पे लिली के पेरेंट्स और उसकी सौतेली बहन रूरू भी आई होती है। उसके पेरेंट्स उसे समझा रहे होते हैं कि यहाँ पे काफी सारे अमीर लड़के आए हैं, जाकर वो अपने लिए किसी अमीर लड़की को ढूंढे, लेकिन उसका मन तो सीओ के ऊपर ही अटका होता है। कुछ ही देर के अंदर यहाँ पे लिली अपने हस्बैंड के साथ एंट्री लेती है। जब वो सामने से आती है तब सभी लोग उसकी खूबसूरती को देखकर मनमोहित हो जाते हैं। सभी उसे फेरी कह के बुला रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही उन सभी की नजर सीओ पे जाती, जो व्हील चेयर पे नहीं बल्कि बिना सपोर्ट के अपने पैरों पे चलकर इस पार्टी में आ रहा था, उसे देखकर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि सीओ ठीक हो सकता है। और ये सब देखकर जिसे सबसे ज्यादा दुख है वो उसे कहते हैं कि अगर तुम लिली से सीओ को छीन सकती हो तो छीन लो। वेल ग्रैंडमा लिली को पहली बार देख रही होती है। वो लिली को देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होती है और कहती है कि वो फेरी जैसी लगती है, बहुत ही ज्यादा सुंदर। थोड़ी ही देर के अंदर नीलामी स्टार्ट हो जाती है। होस्ट सामने आते हैं और सभी गेस्ट को बताते हैं कि आज यह नीलामी पहाड़ों पे रहने वाले बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज की गई है। इसमें डोनेट हुआ हर एक पैसा उन बच्चों की शिक्षा और बाकी चीजों के लिए डोनेट की जा रही है। और आज यहाँ पे डिवाइन दिव्य डॉक्टर भी आने वाले हैं। डिवाइन दिव्य डॉक्टर के आने की बात सुनकर रूरू आगे बढ़ती है और अपने पास से मास्टर सैन की लिखी हुई कैलीग्राफ निकालती है ताकि वह इससे सीओ का दिल जीत सके। वो उसे लेकर स्टेज पे जाती है और सभी लोगों को बताती है कि यह मास्टर सैन की कैलीग्राफ है जिसे वो 5 मिलियन में डोनेट कर रही है। सभी कैलीग्राफ को देखकर इम्प्रेस हो रहे होते हैं, लेकिन लिली को कैलीग्राफ के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होता है, इसलिए वो उसे बेकार समझती है और कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है जिसके लिए तुम 5 मिलियन डोनेट कर रही हो। बस एक पेपर पे कुछ शब्द ही लिखे हुए हैं, आखिर इसका वैल्यू 5 मिलियन कैसे हो सकता है। ये सुनकर सौतेली बहन उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि तुम पहाड़ पे रहते आ रही हो, तुम्हें कैलीग्राफ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसलिए तुम्हें ये बकवास लग रहा है, लेकिन तुम्हें नहीं पता है कि इसकी असली वैल्यू क्या होती है। लिली कहती है कि अगर ऐसी बात है तो वो भी इससे अच्छी कैलीग्राफ कर सकती है। सीओ ये सुनकर थोड़ा एम्बेरस हो रहा होता है और लिली को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लिली बिल्कुल भी नहीं रुकती है। ग्रैंडमा उसे चेयर अप करती है और उसके बाद वो सीधा स्टेज पे चली जाती है, जहाँ पे वो एक बड़ा सा पेपर मांगती है और उस पे कैलीग्राफ करने लगती है। असल में कैलीग्राफ जो होता है वो एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें शब्दों को अट्रैक्टिव और क्रिएटिव तरीके से लिखा जाता है, जो कि लोगों को सुंदर लगता है, और इसे हिंदी में सुलेखन या फिर खुशखत कहा जाता है, जिसके बारे में आप सब जानते होंगे। तो जो हमारी लिली होती है उसे इन सारी चीजों के बारे में पता नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ के अपनी हैंड राइटिंग से यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कैलीग्राफ कर लेती है। स्टार्टिंग में वही लोग जो लिली का मजाक उड़ा रहे होते हैं, जैसे जैसे वो कैलीग्राफ कर रही होती है तो समझ ही नहीं आता है कि वो उसकी कैलीग्राफ में कमी निकाले भी तो कैसे निकाले। उसके पास कोई रास्ता तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर उसमें कमी निकालने की कोशिश करती है। लेकिन आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो लिली का सपोर्ट करने लगते हैं और कहते हैं कि लिली की कैलीग्राफ तो मास्टर सैन से कई गुना ज्यादा अच्छी है। और उसके बाद वो उसकी कैलीग्राफ पे बोली भी लगाने लगती है। धीरे धीरे बोली 5 मिलियन से स्टार्ट होती है और ऐसे ही करके धीरे धीरे बोली 20 मिलियन तक पहुंच जाती है। रूरू ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील कर रही होती है। वहीं लिली ये सब करके बहुत ही ज्यादा खुश होती है और सीओ भी उससे काफी इम्प्रेस हो जाता है। फिर लिली परिवार वालों से पूछती है कि आखिर ये सभी लोग डिवाइन दिव्य डॉक्टर के पीछे क्यों पड़े हैं, आखिर वो कौन है। हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा है। फैमिली वाले बताते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और वो किसी का भी इलाज कर सकते हैं। सीओ भी बताता है कि उसकी बीमारी भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अगर उसका इलाज नहीं होता है तो वो 1 साल के अंदर ही मर जाएगा, इसीलिए वो भी दिव्य डॉक्टर को ढूंढ रहा है। ये सुनकर लिली सोचती है कि मैंने इसे कहा था कि मैं इसे ठीक कर दूंगी, क्या इसे मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए ये भी अब उस डॉक्टर से मिलना चाहती थी। और वो इन सभी से कहती है कि आप सब चिंता मत करो, जब वो डॉक्टर यहाँ पे आएंगे तब मैं उन्हें मना लूंगी ताकि वो मेरे हस्बैंड को पूरी तरीके से ठीक कर सके। तभी अचानक से सीओ की तबीयत खराब होने लगती है। ये देखकर ग्रैंडमा अपने पास से एक छोटी सी डिब्बी निकालती है जिसके अंदर सिर्फ 2 ही गोलियां होती हैं। उनमें से एक गोली वो सीओ को खाने के लिए दे देती है। लिली जब उस छोटे से डिब्बी को देखती है तब उसे शक होता है कि कहीं दिव्य डिवाइन डॉक्टर इसके गुरु तो नहीं है ना, इसलिए लिली इनसे उस डॉक्टर के बारे में और भी पूछने लगती है। ग्रैंडमा बताती है कि वो कई साल पहले उस डॉक्टर से मिली थी, उनका आमना सामना तो नहीं हुआ था, उन्होंने अपने डॉगी से उस मेडिसिन को इन तक भेजा था और सिर्फ 2 गोली ही 2 बिलियन की थी। वो लिली अपने हस्बैंड से पूछती है कि आखिर ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, अगर इन सभी को उस डॉक्टर को पैसे ही देकर उनसे मिलना है तो क्यों नहीं मिल लेती हो। तब सीओ बताता है कि वो डॉक्टर इतनी आसानी से किसी से नहीं मिलते हैं, इसीलिए लोगों ने इस नीलामी को आयोजित किया है ताकि इसके सारे पैसे डोनेट हो और तब जाके वो डॉक्टर से मिल सके। थोड़ी ही देर के अंदर यहाँ पे मिस्टर ली और मिसेस लिन आते हैं। वो सीओ से मिलने के लिए उसके पास आते हैं और साथ ही वो लिली से मिल रहे होते हैं। पता चलता है कि मिसेस लिन प्रेग्नेंट है और वो अपने 3 बच्चों के बाद फाइनली अब एक लड़के को जन्म देने वाली है। लिली भी उन्हें एक बार देखती है और कहती है कि हाँ, इस बार आप बेटे को जन्म देने वाली हो। ये बात सुनकर
रूरू भी उनके पास आ जाती है और कहती है कि आप लोग मेरी बहन पे ज्यादा ध्यान मत देना, ये पहाड़ी इलाका से आई है इसलिए ये हमेशा ऐसी बातें करती रहती है, ऐसे इसे कुछ भी नहीं पता है। ये सुनकर तो लिली थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और उसके बाद वो मिस्टर लिन और मिसेस लिन के बारे में ऐसे ऐसे खुलासे करने लगती है जिसके बारे में इन दोनों के अलावा किसी को भी कुछ नहीं पता था। पहले वो मिसेस लिन से स्टार्ट करती है और उनके बॉडी पार्ट के ऐसे ऐसे जगह पे तिल बताने लगती है जिसके बारे में सिर्फ उन्हें या फिर उनके हस्बैंड के बारे में पता था। फिर उनके बच्चे के बारे में बताने लगती है, बाद में वो उनके लव लाइफ के बारे में बताने लगती है और ये भी सभी को बता देती है कि मिस्टर लिन और मिसेस लिन शादी से पहले क्लासमेट थे और मिस्टर लिन को तो डॉक्टर ने ये भी कह दिया था कि वो बच्चे जल्दी प्लान कर ले क्योंकि वो बूढ़े हो रहे हैं और बाद में उनके लिए बच्चे पैदा करना मुश्किल हो सकता है। ये सुनकर तो मिस्टर लिन तुरंत लिली को रोक देती है और कहते हैं कि हमें तुम्हारी बातों पे विश्वास है। लेकिन इनके बारे में बताते बताते लिली इन दोनों से ये कह देती है कि आप दोनों में से कोई एक दूसरे को चीट कर रहा है, इसलिए ध्यान से एक दूसरे से प्यार करना। अब ये बात मिस्टर लिन या फिर मिसेस लिन को पसंद नहीं आता है और वो लोग इसके ऊपर गुस्सा होने लगते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। वो इतना गुस्सा होते हैं कि वो लिली से माफी मांगने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जल्दी से हमारे सामने झुककर माफी मांगनी होगी, लेकिन लिली तो साफ साफ मना कर देती है। तब ये दोनों सीओ से बात करती हैं और कहते हैं कि वो कन्विंस करे कि लिली इन दोनों से माफी मांगे, लेकिन सीओ तो इन दोनों को सपोर्ट ही नहीं करता है क्योंकि वो वैसे भी इन दोनों को पसंद नहीं करता था और वो कहता है कि मेरी वाइफ जो चाहती है वो वही करेगी, मैं नहीं कहूँगा कि वो तुम दोनों से माफी मांगे। इससे इनका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगता है और वो कहने लगते हैं कि एक बार वो डिवाइन डॉक्टर से मिल जाए, उसके बाद ये इन दोनों को सबक सिखाएंगे। और तभी यहाँ पे सीनियर सिस्टर आ जाती है इस नीलामी के दूसरे दौर के लिए, जो कि अपने साथ काफी बड़े बड़े बॉक्सेस लेकर आई होती है। जैसे ही लिली सीनियर सिस्टर को देखती है वो उन्हें पहचान लेती है, वो उन्हें आवाज भी देती है, लेकिन सीनियर सिस्टर उन्हें देख नहीं पाती है। आगे लिली उन सभी बॉक्सेस को देखती है और अपने पावर से पता लगा लेती है कि उसके अंदर काफी सारे पत्थर रखे हुए हैं। फिर वो सीओ से इन सारी चीजों के बारे में पूछने लगती है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। सीओ बताता है कि ये पत्थरों की नीलामी चल रही है, यहाँ पे पत्थरों के ऊपर बोली लगाई जाती है। इन सभी पत्थर को रफ स्टोन कहा जाता है। इस पत्थर के ऊपर बोली लगाने से जो कोई भी उस पत्थर को जीत लेता है वो पत्थर उसका होता है। इसके बाद जब पत्थर को कट किया जाता है तब कई सारे पत्थर अंदर से कीमती निकलते हैं, वही कई सारे पत्थर अंदर से बेकार होते हैं। ये एक जुए की तरह होता है जिसे अमीर लोग अपने लक के ऊपर खेलते हैं। सीनियर सिस्टर भी दूसरे नीलामी के बारे में सभी को बताने लगती हैं। वो बताती है कि आज वो अपने साथ काफी सारे रफ पत्थर लेकर आई हुई हैं और आज ही डिवाइन दिव्य डॉक्टर भी उनसे मिलने के लिए आएंगे, लेकिन शर्त ये है दिव्य डॉक्टर सिर्फ एक ही पर्सन से मिलेंगे। जो इंसान सबसे ज्यादा पत्थर पे बोली लगाएगा उसे खरीदेगा और अंदर से उसके पत्थर कीमती निकलेंगे तो ही। बाकी अगर आप ज्यादा पत्थर खरीदते भी हैं और अंदर से वो मूल्यवान नहीं होता है तो आप डॉक्टर से नहीं मिल सकते हो। सो रूल एंड रेगुलेशन बताने के बाद पत्थर सभी के सामने रख दिए जाते हैं और बोली स्टार्ट कर दी जाती है। रूरू पहले पत्थर पे बोली लगाना स्टार्ट कर देती है और फिर वो सीओ को दिखाने लगती है कि वो उसके लिए सारे पत्थर खरीद रही है ताकि वो उसकी वजह से उस डिवाइन डॉक्टर से मिल सके। लेकिन सीओ शांत रहता है, वो कुछ नहीं कहता है। लिली को ऐसा लग रहा होता है कि कहीं ये मौका उसके हाथ से न चला जाए अपने हस्बैंड को ठीक करने का, इसलिए वो अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ती है और बोली लगाना स्टार्ट कर देती है। लिली एक ही साथ ऊंची कीमत लगा के कई सारे बॉक्सेस को एक ही साथ खरीदने की कोशिश करती है, जिस वजह से सीओ हैरान हो जाता है। लेकिन रूरू इस बात का फायदा उठाते हुए लिली से कहती है कि तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं है, तुम नहीं खरीद सकती हो उतने सारे पत्थर एक साथ। लिली कहती है कि मुझे पैसों की जरूरत भी नहीं है क्योंकि मेरा हस्बैंड बहुत ही ज्यादा अमीर है और वो मेरे लिए खर्च करेगा। सिचुएशन देखकर सीओ बेबस हो जाता है और पत्थरों को मजबूरी में खरीदने के लिए मान जाता है। लेकिन अगले ही पल सौतेली बहन रूरू उसे रोकने की कोशिश करने लगती है और कहती है कि इस तरीके से उसकी बहन सीओ के सभी पैसे बर्बाद कर सकती है क्योंकि वो पहाड़ी इलाकों से रहकर आई है तो उसे इन पत्थरों के बारे में नॉलेज नहीं है। इस तरीके से वो सीओ के पैसे बर्बाद कर सकती है। वो सबके सामने लिली को डांटती भी है और सीओ के ऊपर दबाव डालती है कि वो लिली के साथ रिश्ता तोड़ दे क्योंकि वो उसके पैसे बर्बाद कर रही है। लेकिन इन सारी चीजों से सीओ को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो उल्टा रूरू को ही बातें सुनाता है और कहता है कि जब तक कि उसकी वाइफ लिली खुश है वो जितने चाहे उतने पैसे बर्बाद कर सकती है। साथ ही सीओ ये भी कह देता है कि उसके पास जितने भी पैसे हैं अगर वो भी लिली बर्बाद कर देती है तब भी उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है तो वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। अब ये सुनकर रूरू कुछ भी नहीं कह पाती है और फिर लिली अपने हस्बैंड की मदद से उन सभी पत्थरों को खरीद लेती है और इसके बाद वो उन पत्थरों को तोड़ने के लिए स्टेज के ऊपर चली जाती है, जहाँ पे जाने के बाद वो पत्थरों को तोड़ने के लिए हथौड़े का यूज करती है, जिस वजह से सभी लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि उसे तो ये भी समझ नहीं है कि पत्थरों को किस तरीके से पत्थरों को तोड़ा जाता है। इनफैक्ट पत्थरों को तोड़ा नहीं जाता है बल्कि उन्हें काटा जाता है ताकि उसकी सुंदरता खराब ना हो। लेकिन लिली तो अपनी बात पे ही अड़ी रहती है। वो कहती है कि वो पत्थर को तोड़ के ही उसकी चीज बाहर निकालेगी। इस बार रूरू के साथ उसकी पूरी फैमिली उसे समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो गलत कर रही है, इस तरीके से वो पत्थरों को बर्बाद कर देगी। लेकिन लिली को इन सारी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो सबसे पहले इन सभी को जवाब देकर इन्हें शांत करती है और जैसे
से वो सीओ को देखती है जो कि शांत होता है। वो उसे देखती है और कहती है कि क्या तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा है ना। सीओ कहता है कि मैंने पहले ही कहा था तुम मेरी वाइफ हो और तुम मेरे पैसों से जो चाहे वो कर सकती हो। ये सुनकर वो उससे कहती है कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मेरे साथ शर्त लगा सकती हो। मैंने जितने भी पत्थर चूज किए हैं उनमें से ज्यादातर पत्थर कीमती होंगे। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मेरे साथ शर्त लगा सकती हो। अगर मैं जीतती हूँ तो तुम्हारी बॉडी मेरी होगी, मैं उसके साथ जो चाहे वो कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं हारती हूँ तो मेरी बॉडी तुम्हारी होगी, तुम जो चाहे मेरी बॉडी के साथ कर सकती हो। अब ये सुनकर तो वो थोड़ी सी एम्बेरस होने लगता है। सीओ लिली की बातें सुनकर एम्बेरस हो रहा होता है, इसलिए वो उसे पत्थर तोड़ने के लिए आगे जाने के लिए कहता है। उसकी बातें सुनकर लिली आगे चली जाती है अपने पत्थरों को तोड़ने के लिए। वो अपने फाइनल किए गए पहले पत्थर को हथौड़े से ही तोड़ती है और पत्थर पूरी अच्छी तरीके से बीच से टूट जाता है। फिर जब वो पत्थर को सभी को दिखाती है तब पत्थर अंदर से बहुत ही ज्यादा कीमती होता है। उसका गहरा रंग बता रहा होता है कि वो कितना ज्यादा कीमती है। सभी ये देखकर पूरी तरीके से हैरान हो रहे होते हैं, लेकिन वहीं पे सीओ अपने आदमी से कहता है कि इस जेड पत्थर को ले जाओ और इसे मेरी माँ और मेरी वाइफ के लिए प्यारा सा कंगन बना देना। फिर लिली अपना दूसरा पत्थर तोड़ती है, वो भी उतना ही ज्यादा कीमती होता है। सभी लिली की बारी नजर देखकर उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और सीओ तो लिली से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गया होता है। लेकिन सौतेली बहन रूरू उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि ये बस उसका गुड लक है, आगे कोई भी पत्थर उसका कीमती नहीं होगा। ये सुनकर लिली कहती है कि ठीक है और फिर वो अपनी जगह पे बैठ जाती है और इसके बाद यहाँ के जो कर्मचारी होते हैं वो उस पत्थर को मशीन से काटना स्टार्ट कर देते हैं। पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, फिर आठवां, फिर नौवां, फिर 10वां। ऐसा करते करते उन्होंने लगभग 15 से 20 पत्थर कट कर दिए होते हैं जो कि अंदर से सभी के सभी कीमती पत्थर थे। और इन सभी पत्थर को मिलाने के बाद इनकी वैल्यू 500 मिलियन से अधिक की हो जाती है। लिली अपने हस्बैंड से कहती है कि वो चिंता ना करे क्योंकि जीतने के बाद उसकी बॉडी तो उसकी ही होगी। ये सुनकर वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। तभी यहाँ पे सीनियर सिस्टर आती है जो कि लिली को अपने साथ दूसरे कमरे में बातचीत करने के लिए ले जाती है। सीओ भी लिली को इस तरीके से छेड़ने की वजह से वो थोड़ा एम्बेरस होने लगता है, इसलिए वो यहाँ से जाने का फैसला करता है और जाने से पहले वो सभी से कहता है कि बाकी जितने भी उसके पत्थर है वो उन सभी को बेचना चाहता है। ये सुनकर सभी सीओ के बाकी पत्थर को खरीदने के लिए डिमांड करने लगते हैं, लेकिन रूरू भी अपने पिता को समझाने लगती है और कहती है कि क्या पता बाकी पत्थर भी उतने ही ज्यादा कीमती होंगे तो हम बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाएंगे, हमें उस पत्थर को खरीद लेना चाहिए। रूरू और सौतेली माँ के कहने की वजह से पिता उन सभी की बातें मान लेते हैं और सीओ के बाकी कुछ सभी पत्थर को वो खरीद लेते हैं। लेकिन जैसे इनके पत्थर कट करने की बारी आती है एक एक करके सभी पत्थर अंदर से बेकार निकलने लगता है, जिस वजह से रूरू के पिता तो शॉक में चले जाते हैं क्योंकि उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ गया था। दूसरी तरफ लिली सीनियर सिस्टर से पूछती है कि वो यहाँ पे किस लिए आई है। तब वो उससे कहती है कि तुमने बिना बताए गुरुजी से शादी भी कर ली और तुम पूछ रही हो कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। तुम्हें पता भी है कि गुरु तुम्हारी कितनी ज्यादा परवाह करती है। मैंने तुम्हारी शादी के बारे में उन्हें पहले ही बता दिया था। वो तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं तो उनके साथ अच्छी तरीके से बिहेव करना और अपनी बचपना हो सके तो छोड़ देना। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है सीनियर सिस्टर, और बाद में वो उसे खुश करने के लिए उसकी पसंदीदा शराब को उसे देने का वादा करती है। फिर सीनियर सिस्टर लिली को एक पीच ब्लॉसम पेंडेंट देते हुए कहती है कि अब तुम शिष्य बनने के लायक नहीं हो, तुम्हें खुद ही गुरु बन जाना चाहिए। ये मास्टर ने तुम्हें देने के लिए कहा था और कहा था कि अगर तुम्हें कोई तुम्हारे जैसा दिखाई दे तो तुम इस जेड पत्थर को उससे दे सकती हो। फिर लिली वापस आती है और अपने फैमिली के साथ वापस अपने घर चली जाती है। दूसरी तरफ हम मास्टर को देखते हैं जो कि लिली से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, इसलिए वो उसके घर जाने से पहले उसके लिए गिफ्ट की ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसके लिए वो एक फिश को पकड़ते हैं जो कि हवा में उड़ रही होती है। इसके बाद वो एक फिनिक्स वाली मुर्गी को पकड़ते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि लिली को मीट्स कितनी ज्यादा पसंद है। दूसरी तरफ लिली अपने परिवार के साथ अपने घर पे होती है, तभी उसके मास्टर उसके पास कॉल करके बताते हैं कि वो उसे मिलने के लिए आ रहे हैं। वो तुरंत इसके बारे में अपनी फैमिली को बताती है। ग्रैंडमा उसके मास्टर से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है, लेकिन तभी सीओ के पिता बताते हैं कि उन्हें इस प्लान को कैंसिल करना होगा क्योंकि वो लोग आज डिवाइन दिव्य डॉक्टर से मिलने के लिए जा रहे हैं और उन्होंने बहुत ही मुश्किल से प्लान बनाया उनसे मिलने का। ये सुनकर लिली समझ आती है और वो प्लान को कैंसिल कर देती है और जैसे ही वो लोग निकलने वाले होते हैं तभी सीओ के पास कॉल आता है और उसे पता चलता है कि मास्टर इन लोगों से नहीं मिल सकते हैं क्योंकि वो अपने शिष्य से मिलने के लिए चले गए हैं। सुनकर वो फिर से अपसेट हो जाते हैं, लेकिन तभी लिली के पास कॉल आता है और उसके मास्टर बताते हैं कि वो उसके घर के दरवाजे पे खड़े हैं। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और तुरंत दरवाजा खोलने के लिए बाहर जाती है, लेकिन जैसे वो दरवाजा ओपन करती है सामने कोई भी नहीं होता है। वो अपने मास्टर के पास कॉल करके पूछती है कि वो कहाँ पे है। मास्टर बताते हैं कि वो उसके घर के सामने ही खड़े हैं। वो उसके लिए पसंदीदा मीट भी लाए, लेकिन लिली देखती है कि घर के सामने तो कोई भी नहीं है। वो वापस से एड्रेस चेक करने के लिए कहती है। मास्टर को पता चलता है कि वो गलत जगह पे पहुंच गए हैं और फिर वो उसके घर पे जाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ सीओ अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। यहाँ पे उसका फ्रेंड भी होता है जो किसी मैरिड लाइफ के बारे में से पूछ रहा था, स्पेशली उसकी वाइफ के बारे में। वो कुछ सोचता है और अपनी वाइफ के बारे में बताने लगता है कि उसकी वाइफ को पैसे बहुत ही ज्यादा पसंद है, वो लोगों की कदर भी करती है, लेकिन उसे अपने कुत्ते से सबसे ज्यादा प्यार है। कुत्ते की बात सुनकर फ्रेंड और असिस्टेंट दोनों ही सीओ का मजाक उड़ाने लगते हैं, इसलिए सीओ दोनों को ही अपने
केविन से बाहर निकाल देता है। दूसरी तरफ ग्रैंडमा लिली का बहुत ही ध्यान रख रही होती है। वो उसे अपने हाथों से खाना बनाकर खिला रही होती है, जिस वजह से लिली ग्रैंडमा से बहुत ही इम्प्रेस होती है। लेकिन तभी ग्रैंडमा रात के बारे में लिली से पूछती है कि क्या उसके और सीओ के बीच में कल रात कुछ हुआ था या फिर कुछ भी नहीं हुआ था। लिली ये सुनकर रात के बारे में सोचने लगती है, जहाँ पे उसने सीओ की बॉडी जीत ली थी और वो उसकी बॉडी के साथ कुछ अलग करना चाहती थी, जिस वजह से उसने अपने पास जो मैजिकल गोली बनाई होती है वो उसे खा लेती है और एक वो सीओ को खिला देती है। थोड़ी ही देर के अंदर इन दोनों को नशा हो जाता है और दोनों सो जाते हैं। कुछ समय के बाद जब दोनों की आंखें खुलती है तब दोनों की आत्मा एक दूसरे की बॉडी के अंदर चली गई होती है। लिली तो सीओ की बॉडी में जाकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कहती है कि मैं पहली बार किसी मेल बॉडी में आकर उसे एंजॉय करूंगी। वहीं सीओ लिली की बॉडी में आकर बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा होता है और उसे वापस ठीक करने के लिए कहता है। लिली बताती है कि कुछ ही देर के अंदर वो लोग ठीक हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले वो मेल बॉडी का फुल एंजॉय कर रही होती है और सीओ इन सारी चीजों से परेशान होने लगता है। लिली को जब रात के बारे में याद आता है तब वो ग्रैंडमा को कुछ भी नहीं बताती है और बातों को गुमराह कर देती है। नाश्ता करने के बाद वो बताती है कि उसे सीओ से मिलने के लिए जाना है क्योंकि अभी भी उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। ये सुनकर ग्रैंडमा कहती है कि वो भी उसके साथ जाएंगी, उसके लिए खाना लेकर। फिर दोनों साथ में ऑफिस जाती हैं। ऑफिस पहुंचने के बाद वो सीओ से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिसेप्शन पे जो लड़की होती है वो उन्हें रोक लेती है और कहती है कि क्या आप लोगों की अपॉइंटमेंट है। हमारे सीओ की बातों पर विश्वास नहीं करती है क्योंकि अभी तक किसी को नहीं पता था कि सीओ ने शादी कर ली है। वो अभी भी सीओ को सिंगल समझ रही थी और इन दोनों लड़कियों को झूठी समझ लगती है और कहती है कि अभी आप दोनों यहाँ से चले जाए, नहीं तो सुरक्षा गार्ड को बुलाकर आप लोगों को धक्के मार के यहाँ से मैं बाहर निकाल कि यहाँ पे भी पैसों के लिए आ गई। ये सुनकर वो कहती है कि उसे पैसे नहीं चाहिए, उसे तो उस लड़की को देना है ताकि वो तुमसे मिलने के लिए दे। उस लड़की की तो हालत खराब हो जाती है, लेकिन लिली सीओ से कहती है कि मैंने ऐसा कहीं पे देखा है जहाँ पे पैसे देकर लड़के से मिलने के लिए जाते हैं। वो कौन सी जगह होती है मुझे याद नहीं आ रहा है। तभी असिस्टेंट कहता है कि वो तो जेंटलमैन क्लब है ना। लिली कहती है कि क्या सच तुम यहाँ पे उस टाइप का क्लब चलाते हो जहाँ पे अंदर जाने के लिए हमें पैसे देने होंगे। सीओ बहुत ही ज्यादा एम्बेरस होता है। वो तुरंत अपने असिस्टेंट से कहता है कि इस सिचुएशन को हैंडल करो और वो अपनी वाइफ और ग्रैंडमा के साथ अपने ऑफिस में चला जाता है। असिस्टेंट आगे बढ़ता है और इस लड़की की गलती की वजह से उसे काम से निकाल देता है। इधर ग्रैंडमा कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वो बहाना बनाती है किसी काम का और दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। लिली सीओ को उसके कैबिन तक ले जाती है। रास्ते में जितने भी वर्कर लिली को देख रहे होते हैं वो उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे होते हैं कि सच में ये एक दूसरे के लिए ही बने हैं। थोड़ी ही देर के अंदर ये दोनों कैबिन तक पहुँच जाते हैं। फिर जाते ही लिली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देती है और उसके पैंट उतारने के लिए उसे कहती है। ये सुनकर वो थोड़ा सा एम्बेरस हो रहा होता है और कहता है कि पहले दरवाजे को बंद कर दो। वो जाकर दरवाजा बंद कर देती है और वापस से उसके पैंट को उतारने के लिए कहती है और ये सारी बातें जितने भी कॉलीग होते हैं वो ये सब कुछ सुन लेते हैं और कहते हैं कि मैडम तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। इधर सीओ कहता है कि आज वो कपड़े के ऊपर से उसे ट्रीट कर ले क्योंकि वो यहाँ पे अपना मजाक नहीं बनाना चाहता है। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है और उसके बाद वो कपड़े के ऊपर से उसे ट्रीट करती है। उसमें के ट्रीटमेंट के बिना वो उसे बिना सहारे के चलने के लिए कहती है। वो कहता है कि बिना डंडे की मैं ट्राई करूँ। वो कहती है कि कब तक डंडे का सहारा लेकर चलोगे। सीओ कहता है कि ठीक है और फिर वो कोशिश करते हुए 2 कदम आगे चलता है। बस उसने इतना ही ट्राई किया होता है तभी वो फिसल कर लिली के ऊपर ही गिर जाता है। दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज हो गए होते हैं और अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं। तभी सौतेली बहन रुरू बिना नॉक किए कमरे के अंदर आ जाती है और दोनों को साथ में देखकर वो अपनी बहन से कहती है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है इस तरीके की हरकत करने की वजह से। दोनों संभल रहे होते हैं और इसी वजह से लिली का जो लॉकेट होता है वो सोफे में ही गिर जाता है। इसके बाद वो अपने बहन को बातें सुनाती है और कहती है कि ये मेरा हस्बैंड है, इसके साथ मैं जो चाहे कर सकती हूँ, मुझे कुछ भी सलाह देने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद सीओ से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो अपना टोन ही बदल देती है और कहती है कि मेरे डैड ने मुझे यहाँ पे भेजा है, मैंने मेडिकल की पढ़ाई की है और मैं तुम्हें कर सकती हूँ। ऐसा कहते हुए वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले सीओ से मना कर देता है और कहता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं है। अपने असिस्टेंट से बुलाता है और कहता है कि मेहमान को बाहर तक छोड़ दो। इसके बाद वो अपनी वाइफ से कहता है कि मुझे खाना खाना है और फिर ये दोनों खाना खाने के लिए बगल वाले कमरे में चले जाते हैं। असिस्टेंट रुरू को यहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके ऊपर गुस्सा दिखाती है, जिस वजह से वो कहता है कि ठीक है थोड़ी देर में आप यहाँ से निकल जाना। रुरू को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन जैसे वो सोफे पे उस कीमती बैंडेड को देखती है वो उसे ले लेती है और चुपचाप उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सीओ दादी माँ के बनाए गए खाने को खा रहा होता है, लेकिन अचानक से उसे गर्मी होने लगती है क्योंकि ग्रैंडमा ने बड़े ही चालाकी से खाने में लव डोज डाल दिया था। लिली भी जब सीओ को इस बार ध्यान से देखती है तब उसकी धड़कनें बढ़ने लगती है। ये फीलिंग इसके लिए नई होती है और ये पहचान नहीं पाती है कि इसके साथ क्या हो रहा है। असल में वो सीओ से प्यार करने लगी थी और प्यार की फीलिंग इसके लिए नई थी जिसे वह पहचान नहीं पाती है और उसे ऐसा लगता है कि शायद ये दानव है जो कि अंदर ही अंदर उसे खाने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने ध्यान को भटकाने के लिए उसे एक बड़ी रकम मांगती है। ये सुनकर वो उसे कहता है कि क्या तुम मेरे लिए खाना लाई थी इसलिए तुम मुझसे पैसे मांग रही हो, और फिर भी वो उसे पैसे दे देता है। इतने सारे पैसे मिलने के बाद भी इसका दिल शांत नहीं होता है, इसलिए वो अपने दिल को शांत करने के लिए तुरंत अपने सीनियर ब्रदर के बारे में पता लगाती है कि वो कहाँ पे है। जैसे उसके पावर से उसे पता चलता है कि सीनियर ब्रदर कहाँ है, वो तुरंत 40वें फ्लोर से जंप कर देती है। ये देखकर सीओ उसके लिए डरता है और उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो 20 में ही नीचे गिर जाता है। सीओ असिस्टेंट को आवाज लगाता है, असिस्टेंट भी भागते हुए आता है और उसके कहने पे वो लिली को ढूंढने लगता है, लेकिन लिली तो आराम से नीचे लैंडिंग कर लेती है और उसके बाद अपने सीनियर सिस्टर को ढूंढने
ढूंढने के लिए निकल जाती है। सीओ को उसकी बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही होती है और वो उसे ढूंढने के लिए कह रहा होता है, लेकिन असिस्टेंट बताता है कि नीचे तो लिली नहीं है। ये सुनकर वो परेशान होने लगता है। तब असिस्टेंट उसे समझाता है कि आप उसके बारे में ना सोचो, क्योंकि ये वो लड़की है जिसने एक हाथ से ट्रक को रोक दिया था। इसके लिए तो इतनी ऊंची इमारत से भी कूदना आम बात है, लेकिन फिर भी अगर आपको फिक्र हो रही है तो मैं उसे ढूंढने के लिए नीचे चला जाता हूँ। ऐसा कहकर वो चला जाता है और इधर लियो के ऊपर जहर का असर होने लगता है, जिस वजह से उसके पूरे बॉडी में गर्मी फैल जाती है। दूसरी तरफ हम सीनियर सिस्टर को देखते हैं जो कि एक शॉप पे कीमती चीजें खरीदने के लिए आई होती है और वो लगभग वहाँ की सभी कीमती चीजें खरीद लेती है। और तभी यहाँ पे रूरू भी आ जाती है उस पेंडेंट को बेचने के लिए, लेकिन जैसे सीनियर सिस्टर की उसी में नजर पड़ती है वो उसे छीन लेती है और पूछती है कि बताओ ये तुम्हारे पास कैसे? ये मेरी छोटी बहन का लॉकेट है जिसे उसके गुरु डिवाइन दिव्य डॉक्टर ने दिया था। अब ये सुनकर तो वो हैरान हो रही होती है कि वो कौन सा झूठ बोले। तभी वो झूठ बोल देती है कि ये मेरे सीनियर ने मुझे दिया है। सुनकर सीनियर सिस्टर को ऐसा लगता है कि शायद लिली ने इसी अपना शिष्य चुना है, इसलिए ये इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देती है। इस बारे में पता लगते हुए रूरू भी यहाँ से तुरंत निकल जाती है। तभी यहाँ पे भागते हुए लिली आती है जो कि काफी ज्यादा अपसेट होती है। उसकी बेचैनी देखकर सीनियर सिस्टर उसके बारे में पूछती है कि बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तब वो अपनी सारी प्रॉब्लम जो कुछ भी यहाँ हुआ था उसके आने के बाद जिस तरीके से वो सीओ से मिली थी वो सारी बातें एक सांस में अपने सीनियर सिस्टर को बता देती है। सभी बातें सुनने के बाद सीनियर सिस्टर को ये पता चल जाता है कि लिली सीओ से प्यार करने लगी है और इस प्यार की फीलिंग है। वो उसे कहती है कि पागल लड़की, ये कोई दावना नहीं है जो कि तुम्हारे दिल को खा रहा है, ये तो प्यार की फीलिंग है। प्यार के बारे में जानते हुए वो सोचते हुए बाहर आ रही होती है और तभी एक तेज रफ्तार के साथ कार आती है जो कि उसका एक्सीडेंट कर देती है। लेकिन कार से टक्कर लगने के बाद भी लिली सही सलामत होती है और वो प्यार के बारे में सोचकर रोने लगती है। फिर वो चुपचाप खड़ी होती है और वहाँ से निकल जाती है। लोग भी जो आसपास यहाँ पे होते हैं वो लिली को देखकर हैरान होते हैं कि ये कैसी लड़की है, कार से एक्सीडेंट हो गया लेकिन फिर भी चेहरे पे सिकन भी नहीं है। लिली यहाँ से डायरेक्ट सीओ के पास जाती है जहाँ पे सीओ तरीके से नशे में चूर होता है। वो उसे देखते ही एक पल में उसे किस कर लेता है। लिली गुस्सा होती है और उसे धक्का दे देती है, लेकिन जब वो देखती है कि सीओ कुछ नहीं कर रहा है तब वो समझ जाती है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो उसे अपने साथ घर लेकर चली जाती है। इधर दूसरी तरफ जो रूरू होती है उस बैंडन को लेकर अपने घर पे चली जाती है और इसके बारे में सारी बातें बता देती है कि किस तरीके से सीनियर सिस्टर को गलत फहमी हो गई है। अब इसके बारे में जान के जो इसके पेरेंट्स होते हैं वो उसे सही रास्ता नहीं दिखाते हैं बल्कि उसके झूठ में उसका साथ देते हैं। वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम यहाँ पे दिव्य डॉक्टर की शिष्य बन के रह सकती हो, इससे तुम्हें बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। दूसरी तरफ लिली सीओ को लेकर घर पे पहुँचती है जहाँ पे ग्रैंडमा उसकी हालत देखकर समझ आती है कि ये उनके लव डोज का ही असर है। इसके बाद वो सीसी से पूछती है कि इसके क्या हुआ है, लेकिन लिली तो बहुत ही गुस्से में होती है। वो ग्रैंडमा से साफ साफ कह देती है कि आज के बाद वो सीओ के साथ एक कमरे में नहीं रहेगी और फिर वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। ग्रैंडमा को नहीं पता होता है कि लिली के साथ क्या हुआ है, इसलिए वो इसके बारे में सीओ से पूछती है, लेकिन सीओ तो होश ही में नहीं होता है, इसलिए वो कुछ नहीं बताता है। रात के टाइम जब सीओ अपने कमरे में सो रहा होता है तब लिली उसके पास आती है और उसे कह देती है कि वो एक साथ उसके कमरे में नहीं सोएगी। ये सुनकर वो उसे कहता है कि ठीक है, नहीं सोना है तो जाओ अपने कमरे में। ये सुनकर वो उसे कहती है कि मुझे दूसरे बेड पे नींद नहीं आ रही है, इसलिए तुम उस कमरे में जाओ, मैं यहाँ पे सोऊंगी। ये सुनकर वो उसे कहता है कि मुझे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं तो यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ, मैं तो अपने बेड पे ही सोऊंगा। ऐसा कहते हुए वो सोने की एक्टिंग करने लगता है। बेचारी सीसी जब भी सीओ के साथ रह रही होती है तब वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है और उसे ऐसा लगता है कि अगर वो अपने फीलिंग को कंट्रोल ना कर पाए तो इसकी सीधियां नष्ट हो जाएंगी, इसलिए वो इसे दूर रहने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन इसे दूसरे कमरे में नींद भी नहीं आ रही होती है, इसलिए वो दूसरे कमरे से जाकर एक व्हाइट कपड़ा लाती है जो कि सीधा उसके चेहरे के ऊपर डाल देती है ताकि वो उसका फेस ना देख सके और फिर वो चैन से सो जाती है। अगली सुबह उसे अपनी सौतीली बहन की आवाज सुनाई देती है। कल में हम देखते हैं कि रूरू सीओ से मिलने के लिए आई होती है, अपने आप को दिव्य डॉक्टर की शिष्य बता रही होती है और कहती है कि वो इसका इलाज करने के लिए यहाँ पे आई है। सीओ से साफ साफ कह देता है कि वो नहीं चाहता है कि वो उसे ट्रीट करे। दूसरी तरफ हमें मास्टर को भी दिखाया जाता है जो कि लिली के घर फाइनली पहुंच जाते हैं और इधर रूरू उस पेंडेंट को दिखाकर इन सभी के सामने शो ऑफ कर रही होती है कि अब वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गई है। वो सीओ से कहती है कि अगर मुझसे इलाज नहीं कराओगे तो मर जाओगे, लेकिन अगर मैं तुम्हारा इलाज करती हूँ तो बदले में मुझे कुछ चाहिए, तुम्हें मेरी बहन के साथ रिश्ता तोड़ना होगा और मुझसे शादी करनी होगी। ये उसका प्रपोजल मना कर देता है और कहता है कि वो पहले से ही शादीशुदा है, इसलिए वो दूसरी लड़कियों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकता है। ग्रैंडमा उसे ऑफर देती है कि वो चाहे तो हमारी कंपनी में से किसी भी एक कंपनी को चूज सकती है उस दिव्य डॉक्टर के पता बताने के बाद। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है, मैं ऐसा सोच सकती हूँ, लेकिन आप लोगों को मेरी बहन को अपने घर से निकालना होगा। ऐसे कहते हुए वो उस पेंडेंट को टेबल पे रख देती है और कहती है कि ये तो मेरा है, तुम्हारे पास क्या कर रहा है। ये बातें सुनकर रूरू डर जाती है और सोच में पड़ जाती है कि कहीं ये सच में दिव्य गुरु की शिष्य तो नहीं है ना, क्योंकि जहाँ से उसने इस चीज को लिया था वहाँ पे ये भी पहले से ही थी। वो सोच रही होती है कि अपने आप को किस तरीके से बचाए। तभी लिली टेबल से एक सेब उठाती है और उसे खाते हुए कहती है कि आखिर ये दिव्य गुरु कौन है जिसके बारे में देखो सब उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये सुनकर रूरू समझ जाती है कि लिली को नहीं पता है कि ये सारे लोग उसके गुरु या फिर उसके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए वो इस बात का फायदा उठाने का फैसला करती है। फिर वो उसके सामने शो ऑफ करते हुए कहती है कि अगली बार जब भी तुम दिव्य गुरु का नाम लेना तो थोड़ी तमीज से लेना, क्योंकि वो मेरे गुरु हैं। सुनकर वो उसे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम उनसे बात क्यों नहीं करती हो कि वो सीईओ की बीमारी को ठीक कर दे। दूसरी तरफ हम मास्टर को देखते हैं जो कि लिली के घर पे तो पहुंच गए होते हैं, लेकिन गार्डन इतना बड़ा होता है कि वो उसी में ही खो जाते हैं। तभी
तभी उन्हें एक नौकरानी मिलती है, वो उसे अंदर जाने का रास्ता पूछते हैं। इधर रूरू कहती है कि मैं तुम सभी की मदद कर सकती हूँ, लेकिन बदले में मुझे कुछ चाहिए। लिली कहती है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड को मुझसे शादी करनी होगी और शादी के गिफ्ट के तौर पे उसे अपनी पूरी कंपनी मेरे नाम करनी होगी। ये सुनकर वो कहती है कि अगर मैं ऐसा ना करूँ तो। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है, तुम सब अंतिम संस्कार की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि मैंने सुना है कि हमारा हस्बैंड ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता है। तभी यहाँ पे मास्टर आ जाते हैं। मास्टर को देखकर लिली बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी मास्टर को देखती है और हैरान हो जाती है कि ये तो दिव्य गुरु है। मास्टर की शक्ल दिव्य गुरु से मिलती है, क्योंकि वो तो इतने शांत दिखते हैं और ये उनसे बहुत ही ज्यादा अलग है। लिली अपने मास्टर को देख के सीधा उनके पास आती है और उनके गिफ्ट को देखने लगती है। वो अपने फिशेस को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और तुरंत नौकरानी को बुलाकर उसे पकाने के लिए दे देती है। लेकिन रूरू जब मास्टर को देखती है तब उसे ऐसा लगता है कि शायद ये कोई गरीब इंसान है, इसलिए वो उसे गरीब कहने लगती है, जिस वजह से लिली को गुस्सा आता है। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मास्टर उसे रोक लेते हैं। लेकिन जब वो फिर से बदतमीजी करती है तो मास्टर इस बार अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो लिली को छोड़कर खुद ही आगे बढ़ के रूरू की वाट लगा देते हैं। वो उससे बहुत भला बुरा कहते हैं। वो उसके लुक्स के बारे में बात करते हैं कि उसका लुक बहुत ही ज्यादा घटिया है, उसकी बॉडी भी अच्छी नहीं है, और इस तरीके से वो उसकी बहुत ही बुरी वाली इंसल्ट कर देते हैं, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके पास कहने को भी कुछ नहीं होते हैं, इसलिए वो चुपचाप उदास होकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मास्टर सीओ को देखते हैं और तुरंत लिली से कहते हैं कि तुम उसके साथ रिश्ता तोड़ दो, क्योंकि तुम दोनों को एक साथ नहीं रहना चाहिए। ये सुनकर वो कहती है कि ऐसा क्यों है। मास्टर कहते हैं कि एक तो उसका पैर सही नहीं है और दूसरा वो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता है। ये सुनकर लिली कहती है कि मैं आपकी मदद से उसे पूरी तरीके से ठीक कर सकती हूँ ना। मास्टर कहते हैं कि अच्छा, लेकिन उसके पास बहुत सारा पैसा है, मुझे पता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ उसके पैसों के लिए उसके पास रह रही हो। कहती है कि इसमें कौन सी बुराई है, वो बहुत ही ज्यादा अमीर है और इसलिए मैं उसकी पत्नी बन गई हूँ। मास्टर कहते हैं कि लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है। लेकिन लिली अपने मास्टर को मना रही होती है और कहती है कि वो उसके साथ रहना चाहती है। फिर वो अपने मास्टर को अपनी बातों में फंसाते हुए कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा अमीर है, अगर आप चाहो तो इसके पैसे यूज करके आप मेरे सीनियर ब्रदर सीनियर सिस्टर की मदद कर सकती हो। ये सुनकर वो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन उससे पहले इसे डेमो देना होगा। कहते हुए वो अपना स्कैनर बाहर निकालते हैं और सीओ के कहने पे असिस्टेंट तुरंत उनके अकाउंट में 5 बिलियन ट्रांसफर कर देता है। पैसे देकर मास्टर तुरंत पिघल जाते हैं और कहते हैं कि शाम हो रहा है, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्दी से जाओ और अच्छे बच्चे पैदा करो। ऐसे कहते हुए दोनों को धक्का दे देते हैं। कमरे में आने के बाद सीओ लिली से कहता है कि क्या तुम सच कह रही थी, क्या तुम मुझे ठीक कर सकती हो। ये सुनकर वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन के अंदर पूरी तरीके से ठीक कर सकती हूँ, क्योंकि अब मेरे मास्टर मेरे पास हैं और जो कोई भी चीजें मुझे चाहिए मैं उनसे ले सकती हूँ। को विश्वास नहीं होता है। वो कहता है कि क्या मेरे पैरों के साथ तुम मेरी बीमारी का भी इलाज कर सकती हो। वो कहती है कि हाँ, क्यों नहीं। और फिर वो अपने प्यारी डॉगी से एक्यूपंक्चर की चीजें लाती है और उसे ट्रीट करना स्टार्ट कर देती है। इस बार वो अपने पास से इस बार एक बहुत सी बड़ी सुई निकालती है, जिसे देखकर तो सीओ की जान सूखने लगती है। वो कहता है कि क्या तुम इस बार इस सुई से मुझे ट्रीट करने वाली हो। वो कहती है कि क्या तुम्हें जल्द से जल्द ठीक नहीं होना है, अगर ठीक होना है तो मेरी बात तो माननी होगी। अब सुई को देखकर तो वो डर रहा होता है, लेकिन जितनी देर में वो डर रहा होता है उतनी देर में वो बड़ी सी सुई उसके सर में धीरे धीरे डाल देती है और उसे पता भी नहीं चलता है। तीसरा दिन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे लिली सीओ के लिए सूप बना रही होती है, जो कि जड़ी बूटियों की सूप होती है, जिसे बनाने में उसे तो तकलीफ हो रही होती है। वो फिर भी उसे बनाती है और बाद में वो उसे सीओ को पिलाने के लिए लेकर जाती है। सीओ को उसका टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो उसे पीने से मना करता है, लेकिन लिली उसे छोड़ती नहीं है। वो उसे कहती है कि अगर ठीक होना है तो इसे तो पीना ही होगा। दूसरे दिन वो उसकी एक्सरसाइज कराने लगती है और उसके हाथ से वो लकड़ी भी छीन लेती है, जिसके सहारे वो चल रहा था। बार बार ट्राई करने की वजह से वो पहले से काफी अच्छी तरीके से चलना स्टार्ट कर देता है और हमको जब वो फिर से सूप पीने से मना करता है तो इस बार लिली उसके हाथों को बांध देती है और फोर्सफुली उस सूप को उसे पिला देती है। आखिरी दिन जब उसकी आंखें खुलती है तो वो बिना अपनी आंखें खोले सुइयों को उसके बॉडी में चुभोने लगती है। बाद में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा यूज करते हुए उसके लिए एक गोली बनाती है, जिसे खाने के बाद वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। जब वो बड़ी सी गोली कंप्लीट हो जाती है तो वो बहुत ही एक्साइटेड के साथ उसे सीओ के पास लेकर जाती है और कहती है कि इस छोटी सी गोली को अगर तुम खा लोगे तो तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन उस मेडिसिन का साइज देखकर तो सीओ बहुत चक्का रह जाता है और कहता है कि क्या ये छोटी सी गोली है। इतने में लिली ज्यादा थकने की वजह से वहीं पे सो जाती है। सभी उसे देखकर डर रहे होते हैं, लेकिन मास्टर उसे चेक करते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा थक चुकी है, इसलिए वो सो रही है, उसे आराम करने दो। वो कुछ समय के बाद जगती है तब वो सीओ को अपने डॉगी के साथ भागते हुए और खेलते हुए देखती है। ये देखकर उसे काफी अच्छा लगता है। वो उसके पास आती है तब सीओ उसे कहता है कि बताओ बदले में तुम्हें क्या चाहिए। कहती है कि मैं जो कहूँगी वो मुझे मिलेगा ना। वो कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। तब वो उसे कहती है कि मैं व्हाइट हाउस क्लब जाना चाहती हूँ, हाँ, पैसे देके मैं मेल मॉडल के साथ कुछ भी कर सकती हूँ। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि अच्छा, तुम्हें उनके साथ क्या करना है। सीओ कहती है कि मुझे तो बस स्ट्रॉन्ग मैन को देखना है कि वो पास से कैसे दिखते हैं। मेरी सीनियर सिस्टर ने कहा था कि डम्पलिंग जब गर्म हो तभी ही खाना चाहिए, वैसे ही सीओ कहता है कि अच्छा, तुम्हारी सीनियर सिस्टर ने और तुम्हें क्या बताया है। लड़के हैंडसम और स्ट्रॉन्ग होते हैं तभी मजा आता है। लिली कहती है कि लड़कों की चेस्ट बड़ी और मजबूत होनी चाहिए, वो काफी अच्छी लगती है और तुम्हारी तो बहुत ही ज्यादा छोटी है। क्या मैं व्हाइट हाउस क्लब जा सकती हूँ। सीओ मना कर देता है और कहता है कि तुम वहाँ पे नहीं जा सकती हो। लिली कहती है ठीक है, तुम मुझे बदले में 10 अरब चाहिए। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है और वो तुरंत पैसे दे देता है। पैसे को देकर वो खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब वो अपने सीनियर सिस्टर के साथ ये सारे पैसे लेकर मिलती है तब उसकी सीनियर सिस्टर उसे व्हाइट हाउस क्लब में ही लेकर चली जाती है।
जहाँ पे इनके आसपास काफी सारे लड़के होते हैं जो कि इनके सिर्फ एक इशारे पे इनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। सीनियर सिस्टर लिली को यहाँ पे ला तो चुकी थी, लेकिन वो उसे डायरेक्टली ये नहीं बता पा रही थी कि यहाँ पे कैसी कैसी सेवा मिलती है, इसीलिए वो उसे हिंट देकर समझाने की कोशिश कर रही होती है कि ये लड़के उसके लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन लिली इसकी बातें ही नहीं समझती है। वो उसे अंदर लेकर चली जाती है ताकि वो उसे अच्छी तरीके से सिखा सके। अभी कोई ऐसा पर्सन होता है जो कि लिली को पहचान लेता है और तुरंत इसके बारे में रूरू को बता देता है। रूरू ये जानकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और फिर वो सीओ के करीब जाने के लिए प्लान बनाने लगती है। वो सोचती है कि वो लिली को किस तरीके से इसके लाइफ से बाहर निकाल सकती है। वो उसे कॉल करके इसके बारे में बताने वाली थी, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। वो सोचती है इस तरीके से तो लिली के बारे में सिर्फ सीओ को पता चलेगा, इसलिए वो तुरंत अपने वीचैट आईडी पे इसके बारे में पोस्ट कर देती है। दूसरी तरफ सीनियर सिस्टर अभी भी लिली को समझा रही होती है कि तुम जो चाहे इन लड़कों से करा सकती हो। ये सुनकर एक लड़का सामने आता है और कहता है कि आपको क्या चाहिए। ये सुनकर वो कहती है कि तुम्हारे पास जितने पैसे हैं वो मुझे दे दो। लड़का हंसता है और सीनियर सिस्टर कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा भोली हो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या करना है। इसके बाद वो खबर लेने लगती है। उसके चारों तरफ लड़के होते हैं जो कि उसकी खातिरदारी कर रहे होते हैं, कुछ मसाज कर रहे होते हैं तो कुछ उसे प्यार से अंगूर खिला रहे होते हैं। सीसी को बुलाती है और कहती है कि देखो तुम क्या से क्या कर सकती हो। ये सुनकर वो कहती है कि बस तुमने इतना सारा पैसा इसलिए वेस्ट कर दिया कि तुम्हें लड़कों के हाथों से अंगूर खाना है। वो कहती है कि तुम अभी भी नहीं समझी। इसके बाद वो लिली को सभी लड़कों के साथ भेज देती है। दूसरी तरफ सीओ काम कर रहा होता है और अपने असिस्टेंट से कह रहा होता है कि जो भी लिली जड़ी बूटी चाहती है उसे वो लाकर दे दे। और तभी यहाँ पे भागते हुए दादी आती है जिन्हें वीचैट से लिली के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो सीओ को इसके बारे में बताती है। सीओ ये जानकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और वहाँ से तुरंत निकल जाता है। रूरू को भी पता चल जाता है कि सीओ व्हाइट हाउस क्लब में पहुंच चुका है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। जब अंदर जाता है तब चारों तरफ लड़के होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हैंडसम होते हैं। इन्हें देखकर उसे बहुत ही ज्यादा जेलसी होती है कि उसकी वाइफ इस जगह पे आई है। बहुत ही गुस्से में अंदर जाता है। अंदर से किसी लड़की की आवाज आ रही होती है। आवाज सुनकर तो वो शॉक्ड हो जाता है। असिस्टेंट समझाता है कि वो पहले ही कोई निर्णय ना ले, लेकिन सीओ अपनी वाइफ को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होता है। वो तुरंत अंदर चला जाता है। अंदर जाने पे तो अंदर का माहौल देखकर वो पूरी तरीके से दंग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हैंडसम लड़के होते हैं, लेकिन वो तो सारे किसी की असाइनमेंट कंप्लीट करने में लगे होते हैं। और जैसे वो सीओ को देखते हैं वो उसे हेल्प मांगते हैं, लेकिन वो उन पे ध्यान नहीं देता है। वो तो लिली को ढूंढता है। जैसे लिली उसे दिखाई देती है वो उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लिली फोन पे होती है और वो अपने जूनियर ब्रदर एंड सिस्टर से बात कर रही होती है और ये उन्हीं के असाइनमेंट होते हैं जिन्हें वो यहाँ पे इन लड़कों से असाइनमेंट करा रही होती है। फिर वो इसके बारे में सीओ और उसके असिस्टेंट को बताती है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। ये सुनकर तो असिस्टेंट पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि मेल मॉडल को कोई इस तरीके से भी यूज कर सकता है। ये सब देखकर सीओ लिली से पूछता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ पे तुम्हें किसने लाया। लिली बताती है कि उसकी सीनियर सिस्टर उसे यहाँ पे लेकर आई थी। असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपकी वाइफ तो 2000 गुना ज्यादा बेस्ट है, मैंने ऐसी लड़की अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखी। अब ये सब देखकर सीओ संतुष्ट होता है, लेकिन उसे इस अफवाह के बारे में याद आता है, इसलिए वो तुरंत अपने फोटो के साथ पोस्ट करता है और सभी को बताता है कि वो अपनी वाइफ के साथ ही यहाँ पे आया है, तो कोई भी उसकी वाइफ के बारे में गलत जजमेंट ना करे। ऐसे इसके बारे में दूसरी तरफ रूरू को पता चलता है। वो तो गुस्से से पागल हो जाती है और कहती है कि आखिर ये लड़की इस बार भी कैसे बच गई। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। ये देखकर उसकी माँ उसे एक प्लान बताती है। वो कहती है कि तुम को धोखे से अपने पास बुलाओ, उसे बताना कि उसे दिव्य डॉक्टर मिलना चाहते हैं। जब वो तुम्हारे पास आए तो तुम उसका फायदा उठाना। ये सुनकर वो सीओ के पास कॉल करती है। सीओ सो रहा होता है और जैसे रूरू का कॉल आता है वो कॉल को रिसीव करता है और जैसे पता चलता है कि वो रूरू है तब वो कॉल को कट कर देता है। वो बार बार कॉल करने लगती है, तब वो कॉल को रिसीव कर लेता है और पूछता है कि क्या है। उसे झूठ बोलती है और कहती है कि उसने उसके लिए दिव्य डॉक्टर को बुलाया और वो उसे मिलना चाहते हैं। वो एक होटल में उसे 10 बजे बुला लेती है और सीओ जाने के लिए मान जाता है। लेकिन जब वो लिली को सोते हुए देखता है वो सोचता है कि क्या उसे इसके बारे में बताना चाहिए। फिर वो सोचता है कि अगर उसे इसके बारे में पता चलेगा वो गुस्सा हो जाएगी, इसलिए वो उसे कुछ नहीं बताता है। वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। उसे ये नहीं पता होता है कि लिली जाग रही होती है और उसने उसकी बातें सुन ली होती है। उसे ये नहीं पता होता है कि वो रूरू है, लेकिन उसे ये शक होता है कि शायद उसका हस्बैंड किसी और को पैसे देने जा रहा है, इसलिए वो उसका पीछा करना स्टार्ट कर देती है। उसे कार से जाते हुए देखती है और भागते हुए उसका पीछा करती है। पीछा करते करते वो उसके पीछे होटल पहुंच जाती है। वो होटल के अंदर जाता है और रूरू से मिलता है। जैसे लिली उन दोनों को साथ में देखती है वो छुप कर उनकी बातें सुनने लगती है। रूरू ने जैसे सीओ को बहाने से बुलाया होता है वैसे उसने सीनियर सिस्टर को भी यहाँ पे बुला लिया होता है। सीओ से कहती है कि वो इसका इलाज कर सकती है। तभी सीनियर सिस्टर से कहती है कि ठीक है तुम उसका इलाज कर देना, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ पे किस लिए बुलाया है। रूरू से झूठ बोलने लगती है और नाटक करते हुए कहती है कि जब से मैं दिव्य गुरु की शिष्य बनी हूँ ना तब से मेरी बहन मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है। वो रोते हुए जिस तरीके से एक्टिंग कर रही होती है सीनियर सिस्टर को उसके ऊपर शक होने लगता है। वो सोचती है कि क्या ये सच में लिली की शिष्य है या फिर उसने उस जेट पत्थर को उससे चुरा लिया है। इस बात से अनजान के सीनियर सिस्टर को उसके ऊपर शक हो रहा है। रूरू लियो के क्लोज आने की कोशिश करती है और रोते हुए उसके हाथ को पकड़ लेती है। लिली ये देखती है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और गुस्से में जिस पिलर के पीछे वो छुपी होती है वो उसे प्रेस करने लगती है। उसके प्रेस से इतना फोर्स बाहर निकलता है कि इस बड़े से पिलर पे बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लगती हैं। सभी ये देखकर डरे होते हैं और तभी सीओ की नजर लिली पे जाती है, जो कि ये देखकर समझ आता है कि शायद वो जेलसी की वजह से ऐसा कर रही है। वो तुरंत उसका हाथ हटा देता है और उसे कहता है कि साफ साफ कहो तुम्हें कहना क्या है। ये सुनकर वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें ठीक करना चाहती हूँ। ये सुनकर लिली को परेशान करने के लिए उसके हाँ में हामी भरने लगता है, जिस वजह से लिली बहुत ही ज्यादा
गुस्सा हो जाती है और इसके इस बार पंच से उस पिलर में और भी दरारें पड़ने लगती हैं, जो कि सीओ देख लेता है और फिर से वो रूरू की बातों में हामी भरने लगता है और लिली को अपनी बातें भी सुना रहा होता है। लेकिन जो सीनियर सिस्टर होती है ना, उसे अब रूरू पे बहुत ही ज्यादा शक हो जाता है। वो उसे कहती है कि जरा तुम एक बार अपने मास्टर का नाम तो मुझे बताना, तुम अपने गुरु से कब मिली थी, कैसे मिली थी और तुम कैसे उनके शिष्य बन गई, मुझे सारी बातें जाननी है। ये सुनकर तो वो घबराने लगती है। तुरंत बातों को चेंज करते हुए वो सीओ से बात करने लगती है और कहती है कि अगर तुम सब कुछ मान गए हो तो आज रात हम मिले। और उसके बाद वो क्लोज आने लगती है। अब लिली का गुस्सा तो फटने वाला था। वो जोर से चीखती है और कहती है कि जल्दी से उसके हस्बैंड से अपना हाथ हटाओ। और फिर वो फुल ऑन गुस्से में यहाँ पे आती है। सीनियर सिस्टर उसे देखकर कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो मेरी बहन। तो कहता है कि क्या तुम सच में बहने हो। अब लिली तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। वो गुस्से में उसे 4 बातें सुना देती है। रूरू जब उसे रोकने के लिए आती है तब वो अपना पैर जोर से टेबल पे मारती है और टेबल पे क्रैक्स आने लगते हैं। फिर वो उसे धमकाने लगती है और कहती है कि आइंदा तुम्हारे नाखून मेरे हस्बैंड के पास भी आया ना तो मैं तुम्हें नोच कर खा जाऊंगी। वो सीओ को भी डांट लगाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। सीओ उसके पीछे पीछे उसे मनाने के लिए आता है। वो उसे रोकता है, उसे प्यार से मनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इस समय लिली बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। वो उसकी एक भी बातें नहीं सुनती है। वो इतनी ज्यादा गुस्से में होती है कि वो उसे डाइवोर्स की बातें कह देती है और सीधा अपने घर चली जाती है। फिर जैसे इनकी डाइवोर्स के बारे में पता चलता है, सभी लोग उससे पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तब लिली सभी को बता देती है जो कुछ भी कुछ समय पहले हुआ था। लिली कहती है कि अब वो अपने पहाड़ पे वापस जाना चाहती है। वो सभी को समझा रहा होता है कि जैसा वो बता रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं, लेकिन सभी लोग इसके ऊपर ही गुस्सा कर रहे होते हैं। इसके बाद लिली साफ साफ कह देती है कि वो कल सुबह 8 बजे यहाँ से निकल जाएगी। वो मास्टर को भी अपने साथ लेकर जाना चाहती थी, लेकिन घर वाले उसे मना करते हैं। तब मास्टर उसे कहते हैं कि उन्हें कुछ काम है इसलिए वो बाद में आएंगे। फिर लिली अपने कमरे में चली जाती है। वो सोकर जगती है तब ग्रैंडमा ने उसके लिए काफी सारे सोने के बिस्किट रख दिए होते हैं, जिसे देखकर वो काफी खुश होती है। ग्रैंडमा को पता होता है कि उसे पैर से सोने वाली चीजें कितनी ज्यादा पसंद है, इसलिए वो इससे उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। लिली तो पहले ये सारे सोने की बिस्किट देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ग्रैंडमा ये सारी चीजें देकर उसे रोकने की कोशिश कर रही है, बेचारे दिल को तोड़ते हुए सोने को लेने से साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं अब यहाँ पे और नहीं रुक सकती हूँ। ये सुनकर ग्रैंडमा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ऑफिस में जाकर सीईओ को बात सुनाती है और कहती है कि तुम्हें उसे रोकना होगा, नहीं तो मैं भी उसके साथ ही चली जाऊंगी। वो समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर वो उसे किसी लिए दोनों अलग अलग कमरे में सोते हैं। जब सुबह होती है और लिली के जाने का समय हो जाता है, जाना तो नहीं चाहती थी लेकिन फिर भी अपना सब कुछ पैक कर लेती है और पहाड़ी पे जाने के लिए नीचे उतरती है। तो उसे देखते ही उसे रोकने की कोशिश करता है और फैमिली वाले सोच रहे होते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम कब खत्म होगा। लिली उसे रास्ते से हटा रही होती है, लेकिन जब वो नहीं हटता है तब वो उसे धक्का दे देती है और वो इसी मौके का फायदा उठाता है और सबके सामने ऐसे बिहेव करने लगता है कि उसे बहुत ही गहरी चोट लगी है। वो उसकी फिक्र होने लगती है। हालांकि परिवार वालों को सीईओ के बारे में पता होता है, इसलिए वो इस चीज को और भी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कह रहे होते हैं कि अब तो शायद सीईओ मर जाएगा। इसलिए वो उस दिन रुक जाती है और उसकी केयर करने लगती है और कहती है कि मैं इसे पूरी तरीके से ठीक कर दूंगी और उसके बाद यहाँ से चली जाऊंगी। ऐसा कह रही होती है और तभी उसकी सौतेली बहन रूरू यहाँ पे पता नहीं कैसे आ जाती है। उससे सभी यहाँ पे देखकर उससे पूछते हैं कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। तब रूरू झूठ बोलती है और बताती है कि वो अपने मास्टर के कहने पे यहाँ पे आई है और अगर ये लोग उसकी बातें मानते हैं तो वो अपने गुरु से कह के सीईओ को ठीक करा सकती है। लेकिन लिली तो उसकी बातें सुनकर गुस्सा हो जाती है। वो उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे गुरु के बारे में कुछ भी नहीं जानना है। उस दिन तुमने मेरा जो पेंडेंट लिया था वो मुझे तुम वापस कर दो। रूरू झूठ बोलती है और कहती है कि उसके पास कोई भी पेंडेंट नहीं है, लेकिन लिली के पास सीसीटीवी की फुटेज होती है, जिसे दिखाकर वो उसे कहती है कि जो तुम्हारे पास पेंडेंट है वो मेरा है। रूरू ये देखकर लिली से पूछती है कि क्या तुम दिव्य डॉक्टर को जानती हो। तब लिली मना कर देती है। ये सुनकर रूरू समझ आती है कि लिली को कोई भी बात क्लियरली नहीं पता है, इसलिए वो इस बात का फायदा उठाने की कोशिश करती है। रूरू पेंडेंट देने से मना कर देती है और कहती है कि तुम कैसे साबित कर सकती हो कि वो तुम्हारी है। ये सुनकर लिली पुलिस कंप्लेंट करने की धमकी देने लगती है। तब सीईओ भी अपनी बीमारी के बारे में भूल जाता है और रूरू से कहता है कि जो कुछ भी तुमने मेरी वाइफ का लिया है उसे जल्दी से दे दो। रूरू कहती है कि मेरे साथ बदतमीजी से बात करोगी तो मैं तुम्हारा इलाज नहीं कराऊंगी। सीईओ कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है और अब मैं तुम्हारे गुरु से अपना इलाज भी नहीं कराना चाहता हूँ। ये सुनकर लिली कहती है कि अब रूरू की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने अपने मास्टर से सीईओ को ठीक करने के लिए कह दिया है, इसलिए अब उन्हें रूरू की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन रूरू इतनी आसानी से सीईओ को छोड़ने वाली नहीं थी, इसीलिए वो इन सभी को अपनी पार्टी के बारे में बताती है। वो बताती है कि वो पूरे शहर को बताने वाली है कि वो दिव्य गुरु की शिष्य बन गई है, जिसके लिए उसने एक बड़ी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की है और अगर ये लोग उसके शर्त को मानते हैं तो उस पार्टी में जरूर आए। लेकिन सीईओ तो उसे वहीं पे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि अब मुझे किसी फियांसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मेरी वाइफ है। रूरू गुस्सा हो रही होती है। तब यहाँ पे मास्टर आ जाते हैं। मास्टर को देखकर रूरू को एक पल के लिए शक होता है कि कहीं ये दिव्य गुरु तो नहीं है ना, जिस तरीके से उनका चाल ढाल है और जिस तरीके से वो बातें करते हैं, इसलिए वो कंफर्म करने के लिए एक बार इनसे पूछती है। तो वो मना कर देते हैं क्योंकि वो दिव्य गुरु नहीं होते हैं। दिव्य गुरु तो उनकी शिष्य होती है लिली। इसलिए वो रूरू से कहते हैं कि मैं दिव्य गुरु तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उन्हें जानता हूँ। ये सुनकर तो रूरू उनके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से बात करने लगती है और उन्हें भी अपनी पार्टी में इन्वाइट करती है। मास्टर को इसके ऊपर शक था कि कहीं ये कोई गंदा चाल चल रही है, इसलिए वो इसकी पार्टी में जाने के लिए मान जाते हैं। फिर रूरू के चले जाने के बाद मास्टर लिली और उसके सभी परिवार वालों को उस पार्टी में जाने के लिए कहते हैं।
लिली जाने से मना कर रही होती है, तब मास्टर उसे कहते हैं कि तुम उस पार्टी में जाओ, बदले में मैं तुम्हारे सीईओ को तुम्हारे लिए ठीक कर दूंगा। इसलिए वो मान तो जाती है, लेकिन उसे उस पार्टी में जाने का बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए वो अपने सीनियर सिस्टर से जाकर मिलती है। लेकिन वो तो बहुत ही ज्यादा ड्रंक होती है, इसलिए वो उसकी मदद नहीं कर पाती है। तभी सीईओ के पास ऑफिस से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि रूरू ने उसके ऑफिस पे कब्जा कर लिया है। वो सभी स्टाफ को ये बता रही है कि वो सीईओ की नई फियांसे है, क्योंकि उसकी वाइफ के साथ उसका डाइवोर्स हो चुका है। वहाँ भी वो सभी वर्कर को बहुत ही बुरी तरीके से परेशान कर रही होती है। थोड़ी देर के अंदर सीईओ अपनी वाइफ और अपने असिस्टेंट के साथ अपने ऑफिस में पहुंच जाता है, लेकिन जब वो लोग उसे परेशान करते हुए देखते हैं तब वो डायरेक्टली ऑफिस के अंदर नहीं जाते हैं, पहले वो उसकी फिल्मिंग कर लेते हैं। और रूरू तो अपनी सौतेली बहन से इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो अपने पास से एक छोटी सी डिब्बी निकालती है जिसके अंदर सच बोलने वाली गोली थी। वो उसे निकालती है और बड़े ही चालाकी से रूरू के मुंह में डाल देती है और रूरू को पता भी नहीं चलता है। इसके बाद वो सभी के साथ उसके सामने जाती है, जहाँ पे वो उसे कई सारे क्वेश्चन पूछती है उसके लाइफ से रिलेटेड, और रूरू सच बोलते जाती है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कह रही है। तभी लिली अपनी गोली के बारे में बता देती है। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है और इसके बाद वो जो कुछ भी उससे पूछने की कोशिश करती है वो बोलती ही नहीं है। और जब उसे रहा नहीं जाता है सच्चाई बोलने से, इसलिए वो गुस्से में वहाँ से चुपचाप चली जाती है। तभी सीईओ की तबीयत खराब होती है और लिली उसे उसके कैबिन में लेकर जाती है, जहाँ पे उसकी हालत को देखकर असिस्टेंट तुरंत आखिरी गोली उसे खाने के लिए दे देता है और वो गोली को खिला देती है। लेकिन दवा लेने के बाद भी सीईओ ठीक नहीं होता है और तभी इन्हें पता चलता है कि इन्होंने गलती से सच बोलने वाली दवा सीईओ को दे दी है, इसलिए वो उसे फिर से ठीक करने वाली गोली उसे देते हैं। फिर लिली बड़े ही चालाकी से असिस्टेंट को कैबिन से बाहर भेज देती है और धीरे धीरे सीईओ के क्लोज आने लगती है और कहती है कि अब तुम सिर्फ और सिर्फ सच बोलोगे। अब सीईओ भी डर रहा होता है कि पता नहीं ये उसे कौन सा क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन लिली तो उससे उसके बैंक अकाउंट का पिन पूछती है। दूसरी तरफ रूरू बहुत ही बुरी तरीके से एम्बेरस होकर घर पे पहुंचती है और सारी चीजों के बारे में अपने पेरेंट्स को बताती है। पेरेंट्स ये जानने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर दिव्य गुरु को पता चल जाएगा कि उनकी बेटी लोगों के सामने झूठी शिष्य बनकर लोगों का फायदा उठा रही है, तब उसे जरूर सजा मिलेगी। इसीलिए किसी को पता लगे उससे पहले सीईओ के साथ रिलेशन बनाने का प्लान करती है और इसके फैमिली वाले भी उसे सपोर्ट करते हैं। फिर वो धोखे से सीईओ को अपने घर पे बुलाते हैं, ये कहते हुए कि लिली का सामान यहाँ पे बहुत सारा है जिसे वो अपने साथ अपने घर पे लेकर जाए। सीईओ भी चला आता है और तभी ये लोग खाने के बहाने से उसके खाने में लव डोज मिला देते हैं, जिसका असर भी तुरंत स्टार्ट हो जाता है। असर स्टार्ट होते ही तुरंत वो सीईओ को अपने कमरे में लेकर चली जाती है और उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन सीईओ उसे धक्का देता है और वॉशरूम में जाकर छुप जाता है। दूसरी तरफ लिली इस बात से अनजान अपनी ग्रैंडमा के साथ गेम खेल रही होती है और तभी उसके पास सीईओ का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी बहन इसके साथ क्या कर रही है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए वहाँ से निकल जाती है। इधर सीईओ ने अपने आप को वॉशरूम में लॉक कर दिया होता है, लेकिन रूरू के पास दूसरी चाबी होती है, इसलिए वो चाबी से दरवाजे को ओपन करके उसके पास आती है और उसका फायदा उठाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन सही समय पे यहाँ पे लिली आ जाती है। वो बहाने से रूरू को अपने पास बुलाती है और उसके आंख पे ही वार करती है। फिर वो दूसरा पंच मारकर उसके दूसरे आंख को भी डैमेज कर देती है और फिर वो सीईओ को बचाकर अपने घर वापस लेकर आती है। घर पे आने के बाद सीईओ लिली की काफी ज्यादा क्लोज होता है, इसलिए वो उसे किस करता है और उसके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता है। लेकिन लिली इसे डर जाती है और वो सीईओ को गलती से धक्का मार देती है, जिस वजह से सीईओ वहीं पे बेहोश होकर सो जाता है। रात में दोनों एक ही बेड पे सो जाते हैं। सुबह में लिली की आंख पहले खुलती है और जब वो सीईओ को सोते हुए देखती है तब उसके पैसे वाले कार्ड को चुराने की कोशिश करती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन सीईओ जग जाता है और उसे पकड़ लेता है। वो उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, तब लिली बहाना बनाती है और तुरंत वहाँ से भाग जाती है। नाश्ते पे ग्रैंडमा दोनों से डायरेक्टली पूछ लेती हैं कि आखिर ये दोनों उन्हें परपोता कब देंगी। ये सुनकर तो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन लिली सीईओ का मजाक उड़ाते हुए ग्रैंडमा से कहती है कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता है क्योंकि वो अंदर से बहुत ही ज्यादा कमजोर है। अब ये सुनकर तो ग्रैंडमा सीरियस हो जाती हैं, नौकरानी को बुलाती हैं और खाने पीने की चीजों को बदलने लगती हैं। वो बहुत सारा खाना नौकर को बनाने के लिए कह देती हैं और कहती हैं कि सीईओ कमजोर हो रहा है, इसलिए खाना अब से ज्यादा बनना चाहिए। ये सुनकर तो सीईओ एम्बेरस हो जाता है और तुरंत अपने काम के बहाने यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम लिली के मास्टर को देखते हैं, जो कि सीईओ को ठीक करने के लिए 1000 साल पुराना फिनिक्स और 1000 साल पुराना कछुआ भी ढूंढ लिए होते हैं ताकि वो सीईओ के लिए जड़ी बूटी बना सके। इधर जो लिली होती है वो घर पे बैठ बैठ के बोर हो जाती है, इसलिए वो ग्रैंडमा से कहती है कि मुझे पैसे कमाना है। ग्रैंडमा कहती है कि जितना पैसे चाहिए उतना उनसे मांग लो, लेकिन वो कहती है कि मुझे पैसे खुद से कमाने हैं। और फिर वो बाहर निकल जाती है पैसा कमाने के लिए, जहाँ पे वो लोगों का भविष्य देखती है, उनके बारे में बताती है और काफी सारी चीजें करती है। लेकिन जब वो लोगों के बारे में कुछ ज्यादा ही सच बता देती है तो लोगों को ये सच्चाई पचती नहीं है और वो उसके साथ गलत करने लगते हैं। वेल, दिन ऐसे ही गुजरता है और वो पार्टी को अपने अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी तरीके से वो रेडी भी करती है। काफी सारे बड़े मेहमान भी यहाँ पे आए होते हैं और थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे सीईओ की फैमिली भी आ जाती है। सभी के आ जाने के बाद रूरू अपनी झूठी बातें सभी के बीच में फैलाने लगती है कि वो दिव्य गुरु की शिष्य है। सभी इसकी बातों पे विश्वास भी कर लेते हैं, लेकिन अचानक से यहाँ पे सीनियर सिस्टर आ जाती है। सीनियर सिस्टर को अचानक से यहाँ पे देखकर रूरू के पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि शायद उनका प्लान खराब हो जाएगा, लेकिन रूरू ने पहले से ही
इसके लिए भी प्लान बनाए होते हैं। उसने पहले से ही इसे काफी सारा ड्रिंक करा दिया होता है और जब वो उसे लिली से बात करते हुए देखती है तब उनका ज्यादा बातचीत ना हो इसलिए वो उसके सामने मेल मॉडल रख देती है और उनके साथ सीनियर सिस्टर को भेज देती है और फिर वो अपनी झूठी बातें सबके बीच में फैलाने लगती है। थोड़ी ही देर के अंदर यहाँ पे लिली के मास्टर भी आ जाते हैं। मास्टर को देखकर रूरू उनके साथ अच्छी तरीके से बिहेव करती है। मास्टर कहते हैं कि तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। वैसे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि दिव्य गुरु पहले यहाँ पे आ चुके हैं। ये सुनकर तो सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर दिव्य गुरु कौन है और उन्हें आते हुए लोगों ने किस तरीके से नहीं देखा। सभी गुरु से पूछते हैं कि आखिर दिव्य गुरु है कौन। तब मास्टर बताते हैं कि दिव्य गुरु मेरी सिस्टर लिली है। ये बात किसी को भी हजम करने वाली नहीं थी, इसीलिए सबसे पहले मास्टर अपने शक्तियों का डेमो सभी को दिखाने लगते हैं। वो पावर का यूज करके सभी को ऐसी ऐसी चीजें दिखा रहे होते हैं जिसे उनके सिवा कोई और नहीं कर सकता है। ये देखकर रूरू वापस से नाटक करने लगती है और कहती है कि वो मास्टर को ज्यादा दिन बाद देख रही है ना, इसलिए वो पहचान नहीं पाई थी। मास्टर कहते हैं कि वो तो पहले से जान गए थे कि ये लड़की झूठ बोल रही है और ये उनका फायदा उठा रही है, लेकिन वो सिर्फ ये देखना चाहते थे कि आखिर ये कहाँ तक जा सकती है। फिर वो लिली के बारे में सभी को बताने लगते हैं कि ये वही दिव्य गुरु है जो कि मुझसे 1000 गुना ज्यादा बेस्ट है। मैं इसके बारे में सभी को अच्छे तरीके से बताना चाहता था, लेकिन किसी रीजन की वजह से मैं इसे पहले ही पहाड़ से नीचे भेज दिया था। इस वजह से इसे भी नहीं पता था कि ये दिव्य गुरु है। अब रूरू की जो फैमिली होती है वो ये देखकर इस बात को ना मानने की कोशिश कर रहे होते हैं और लिली को परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मास्टर इस बार वो इन तीनों में से किसी को भी इस बार नहीं छोड़ते हैं। वो अपने पावर का यूज करते हुए इन सभी को थप्पड़ मारते हैं। थप्पड़ इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि सभी का चेहरा सूज जाता है और फूल जाता है। फिर मास्टर अपनी जड़ी बूटी लिली को दे देते हैं जिसे सीओ को पिला देती है और सीओ ठीक हो जाता है। रात को सीओ लिली से कहता है कि जिसे मैं पूरे शहर में ढूंढ रहा था वो तो मेरे साथ ही थी। फिर वो उसे किस करता है और कहता है कि अब तुम ये अफवाह बिल्कुल भी मत फैलाना कि मैं कमजोर हूँ, ना भूले।